ओह, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, यू आर सच अ नाइस पर्सन। यस, हाँ जी भाई कमलानंद जी, प्लीज प्लीज लेट्स गो अहेड। या तो एक तो बहुत आनंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी भी, उनका भी, अभिषेक जी का भी। तो बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी, ये जो आपने लिखा ना, विजन ऑफ गोल्डन एज, स्वर्ण युग, वाह 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 वाह। अब इसमें जो अपना थोड़ा सा जो बिंदु थे कल, कि आपने ये जो अभी चुनौती अपनी, आप भी जुड़े हुए भारत से, जो 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 अपना एक एक एस्पेक्ट हो गया, जो लोनिंग वाला, और रिजर्व बैंक और डिपॉजिट्स और गोल्ड, और वो जो आपने इस पे जोड़ दिया, क्या अपने पास में कुछ आशा की किरणें हैं? तो मेरा पहला पॉइंट है, अपने को आशा की किरणें। एक दूसरा, ये जो मार्केटिंग, अगर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ग्लोबली अगर अपना अंतिम लक्ष्य है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, एफए हो, आयुष हो, ब्रिक्स हो, वगैरह वगैरह वगैरह, G20 हो, तो चूंकि आपका स्तर बहुत ऊंचा है, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। और अपन भी अभी जर्मनी में रहकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होलिस्टिक रिसर्च एंड वॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत मार्केटिंग द अनमार्केटेड एंड जी इश्यूज इन ऑपरेशनलाइजेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसलिए पॉइंट आता है कि इसमें जहां जहां अच्छा काम हुआ है, क्या वो जी रेप्लिकेबल हो सकता है? क्या वो जी गवर्नमेंट के ग्रांट के बगैर हो सकता है? फिर जी इसके बाद में जो होप है, वो होप के लिए अपने को अपवाद। तो आपकी क्या सोच है? मेरी कुछ सोच है, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो बाद में लेंगे। तो लेसन्स ऑफ द पास्ट, सुधार के पहले भी बहुत प्रयास हुए, अलग अलग कमीशन बैठे, पुलिस के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अन्ना हजारे भी बैठे, सरकारें बदली, नव क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति हुआ, आसाम में हुआ, और आप और मैं सब उसके, क्योंकि मैं भी अभी 79 का हूँ, और अपनी भी 60 किताबें हैं, मैं भी यूएनडीपी का कंसल्टेंट वगैरह था। अभी मैंने किताब ही एक भेजी, जी सर। ऑपरेशनलाइजिंग वाली। तो मेरा जी पॉइंट था, अगर हम मिलकर मिलकर अभिषेक जी, शर्मा जी, और जो बच्चे हैं, मैं दो बातें बोलकर फिर अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो मैं हरदम बच्चों से बात करता हूं। शर्मा जी के बच्चे का नाम कृष्णा है, उससे बात हुआ, उसने यूरोप पर ऑलरेडी काम किया हुआ, किताब, 11-12 साल की उम्र में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसको बोला, बेटा तुम्हारा जन्मदिन मनाने आएंगे, और तुम उसमें यूरोपियन यूनियन और भारतीय, तो जो भी रिसर्च हो वो एक्शन वाला हो, एक्शन रिसर्च। तो मैंने कहा बच्चों को जोड़कर, जिनमें अभी जान बची है, और मेरे ख्याल से उस ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं, 30, 32, 35, वो सबके सब जानदार है, किसी तलाश में है। तो आशा की किरणों के साथ, जहां जहां पे होप मॉडल्स को लेकर, बगैर सरकार से ग्रांट वाले जो कार्यक्रम है, क्या उनके अपन सफलता के मापदंड फॉर भारत का विजन भी, सनातन भी, विश्व की चुनौतियां भी, और हमारा दुश्मन न केवल पाकिस्तानी नहीं, आसपास में बहुत सारे, अंदर बहुत सारे दुश्मन है। तो ऐसे ही इसमें क्या अपन सारे अनुभवों को देते हुए, ये ग्राम स्वराज या ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन, स्वावलंबन, स्वाभिमान, अपना पानी, अपना अनाज, अपना पेड़, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सेल्फ रिलायंस, अपना दूध, इसको अपन कोऑपरेटिव के माध्यम से, हमारे शाह साहब का बहुत बड़ा जोर है कोऑपरेटिव पर, पैसे की कमी नहीं है, और सहकारिता के माध्यम से समृद्धि होगी, ये भी मान रहे हैं, अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है, अगर वो फिर माफिया के हाथ में न चला जाए। तो इसके लिए केवल दो पॉइंट बोल के मैं अपना सवाल करता हूं। एक बनाई है सलाहकार सेवा, परिवर्तन की नेतृत्वशाला, और उसकी सलाहकार सेवा, आज लगभग 3 करोड़ लोग भारत में नेतृत्वशाला देने को तड़प रहे, लीडर जिसको बोलेंगे। उसमें लगभग 1.5 करोड़ है, ये ग्राम का जो वार्ड है, वार्ड से लेकर तो राष्ट्रपति तक, ये है पॉलिटिकल चुनाव की लाइन जो है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ है जैसे कोऑपरेटिव्स है, चार्टर अकाउंटेंट है, ट्रस्ट है, मंदिर है, बैंकिंग है, जहां जहां चुनाव होते हैं। तो लगभग 3 करोड़, यानी लगभग 150 करोड़ की आबादी मान ले, तो आज अपने पास में 2 से 3% अलग 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 जगह का लेकर लोग लीडर, इसमें 50% महिलाएं हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और शायद हमारे जो 73-74 का अमेंडमेंट है, और ग्राम स्वराज वगैरह का जो उसमें स्वप्न दिया था 91-92 में जब ये किया,
तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते उसको अपन अपने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जिसको बोलेंगे समग्रवादी, होलिस्टिक, और उसका आधार बनता है अपना वो SDG। मुझे लगा कि हम लोग जो रिटायर्ड है, जय शर्मा जी भी रिटायर हो गए अभी, और भी कई रिटायर्ड है, पेंशन वाले भी है। मैं हम भी लोग 17 साल से रिटायर्ड हूँ सर। हाँ जी, मैं 17 साल से रिटायर्ड हूँ। आई रिटायर्ड एट आप भी 35। 35 में रिटायर हो गए? जी। वाह 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 वाह, तब तो आपसे कोई बहुत ज्यादा आशा है, बहुत ज्यादा आशा है। तो इसके लिए अगर अपन बड़ी लाइन बनाने का एक लास्ट में वर्ड में यूज करके अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि उंगली की मुट्ठी बनाकर हमको जो 6000 ब्लॉक्स है या 800 जिले है, और एक लाइन में हो गया जमीन पर वो वाला मॉडल, और ऊपर भारत में लगभग 110 सेक्रेटरीज है। जैसे होम मंत्रालय में 4 सेक्रेटरीज है, कृषि में 2-3 है, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज में 3-4 सेक्रेटरीज है, और सब ये अलग 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 अपने दुकान चलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो अगर अपन एक जिसको बोलेंगे शैडो मंत्रालय, शैडो सेक्रेटरी, तो अपने को 500 जॉइंट सेक्रेटरी, क्योंकि चलाता तो जॉइंट सेक्रेटरी है लेवल पे, तो उसके विकल्प का, और उधर 105 सेक्रेटरी, तो ये सारा दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, किसको क्या क्या काम दिया है वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा, अपन एक सॉलिड, स्टेबल, सस्टेनेबल, पर्यावरण पूर्वक चुनौतियां, और सरकार से कोई झगड़ा नहीं, सरकार जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, क्योंकि मैंने देखा सरकार में हाथ डालना बड़ा खतरनाक है। आपन तो केवल बड़ी लाइन बनाए। इस पे अन्ना हजारे से बातचीत हुई, अन्ना हजारे ने आशीर्वाद भी दे दिया उनको, हमारे ग्राम सभा की सलाहकार सेवा को नासिक में है, और बैंकों में पैसा अवेलेबल है। आपने कल जो बताया, तो मेरा अंत में अनुरोध है, एक अपन ठान ले कि अपन जिंदगी भर मिलकर काम करेंगे। अब जिंदगी 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, भगवान जाने हो, लेकिन अपन मिलकर काम करेंगे। एक दूसरा जो बात है वो बेबाक रखेंगे, साफ साफ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आंकड़े दिए कि भाई ये आंकड़े है, अब आपको समझ रहा तो समझो, नहीं समझ रहा तो मत समझो। अब अपन एक और डाल देंगे जिसका नाम होगा विकल्प को, हेलो, हेलो, जी सर, कंटिन्यू सर। बाकी लोग विकल्प म्यूट कर को, लीजिए अपने आप को। अभिषेक जी, या तो अच्छा, मुझे होस्ट बनाया है क्या? संजीव अरे जी, अच्छा भाई आप संजीव तो शर्मा जी, आप ही को आगे, होस्ट बना दिया है अभिषेक भाई ने। तो आप म्यूट करते रहिए जो फालतू में, मतलब उनका आवाज आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। तो लास्ट लास्ट में मेरा पॉइंट है, अपने को एक्शन एक्शन एक्शन, रिसर्च इन एक्शन, पढ़ाई पढ़ाई, PhD इन एक्शन, रिसर्च इन एक्शन, वर्कशॉप फॉर एक्शन। तो जो भी चीज हो उसको लेकर विकल्प को बेचने का, व्यावहारिक विकल्प, प्रैक्टिकल बेचने का धंधा। अब मैं बहुत क्रूड शब्द में वापर रहा हूं, लोग बोलते हैं ये धंधा मत वापरो, बेचने का मत वापरो। मैं कहा भाई हम लोग सब मार्केटिंग में है, पसंद आए ना आए, वी आर ऑल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो व्हाई नॉट वी एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी कि हमारे इसमें चर्चा का स्तर रूटीन वाला है, ढर्रा 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 ढर्रा। निकला क्या, तो न सरकार में निकलता है, न UNDP में निकलता है, और न जिला परिषद वगैरह में निकलता है, सब ढर्रा 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 ढर्रा। तो इसका निचोड़ निकला कि अपने को बगैर बहस किए हुए, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो 22,000 करोड़ रुपया, चाहे वो वृक्षारोपण का हो, एग्रीकल्चर का हो, यूरिया का सब्सिडी का हो, अपन उसके चक्कर में न अपनी एनर्जी लगाए। अपन तो सीधा सीधा करे कि भैया हम जैसे है वैसे है। अब बताओ, एक गांव, एक ब्लॉक, एक नदी, एक नाला, एक स्कूल, इसको लेकर आप इसमें बड़ी लाइन, और इसके लिए आशा की किरणें बहुत है, गली गली में है। वो मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, वो तो सब आप जानते हैं। एक्शन पॉइंट ये है, क्या अपन मिलकर विकल्प को बेचने का धंधा, व्यवसाय, क्योंकि उसमें रोजगार आ जाएगा, उसमें निवेश आएगा, उसमें मॉनिटरिंग आएगा, उसमें जितने भी क्वालिटी कंट्रोल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, रिटर्न आपका PCI है, GDP है, ये सारे शब्द उसमें बैठेंगे। विकल्प को, जिसको विनोबा जी ने बोला था, असरकारी, असरकारी,
हमने जोड़ दिया स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वतंत्र विकास की लाइन। और लास्ट पॉइंट, फिर जब कहीं गवर्नमेंट का रोड़ा आता है ये पेड़ लगाने में या गरीबी दूर करने में, पानी में, तो फिर विकल्प के लिए गवर्नमेंट से अपन लड़ने की रणनीति है, जो हमने अपनी विश्व गुरु की रणनीति की छोटी सी किताब है, उसमें ऑलरेडी ये सारे पुलिस वालों को, अफसरों को लेकर एक रणनीति दी है, और अब उसकी भाग 2 निकालना है जितना जल्दी हो सके। तो मेरा अनुरोध ये है कि वर्धा में और रामनगर में जो मीटिंगें हो रही, वो अगर विकल्प की रणनीति को बेचने का धंधा, पुराने गलतियों को देखकर अगर अपन उसको होलिस्टिक में ले ले, एसडीजी मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ा अपने को मिल जाता है प्लेटफॉर्म, जो आगे बढ़ाने में, जिसको मुसलमानों ने भी माना है, जीवन शैली में भी माना है, बहुत अच्छा है वो डॉक्यूमेंट, बस वो जमीन पे नहीं उतर रहा है। क्यों? ये सरकारों के बस का नहीं। तो अपन इसमें असरकारी जन एसडीजी आंदोलन। एसडीजी डिजाइन किया गया है कि वो जमीन पे ना उतरे, इसलिए अच्छा, हाँ, बात अब बात कौन पूरी कर लीजिए इट कमलान इज जी। इट इज नॉट इम्प्लिसिट, इट इज एन मैं एक्सप्लिसिट डिजाइन। अपनी बात खत्म कर लूं। जी अब जी जी कर लो। हमारा, मैंने पहले ही बोला कि जो जैसा है वैसा है। अब संविधान अच्छा है बुरा है, ह्यूमन राइट्स अच्छा है बुरा है, यूएनडीपी किस लिए बना, आईएलओ किस लिए बना, कौन किस आईएएस किस लिए आई, जुडिशरी किस लिए आई, हम कहते भैया अब वो न हो इसलिए ही बना है या बना है, उसको छोड़ दो, जो अपने हाथ में नहीं है। हाँ, अपने हाथ में उसकी अच्छाई को लेकर उतारने के लिए जिन जिन ने उतार दिया, अब मैं 2 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। एक, मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ चेन्नई में। हम लोग देशी गाय पर काम करते हैं, राजीव दीक्षित के अधूरे सपनों को लेकर। गाय हमारा मेन लाइन है, देशी गाय। आपके यहाँ पे अहमदाबाद में अभी कभी एक गाय पर आधारित विद्यापीठ, सरकार से पैसा लिए बगैर, वो जानी जी थे अपने जामनगर के, वो उसमें आ गए हैं। इसी तरह हर गांव में, पूरे भारत में अनगिनत मॉडल है, जो सरकार से न ग्रांट ले रहे, न रिबेट ले रहे, न सब्सिडी ले रहे, वो मांग रहे भैया हमको शांति से अपना विकास करना है। अगर हम लोग मंच बनाकर उनको अनुकूल वातावरण, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, अनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए बड़ी लाइन बनाने की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये परिवर्तन की नेतृत्वशाला और ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम और हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गल्वनाइजिंग सर्विसेज, ये सबका इलाज डिजिटल वर्ल्ड के कारण, और सारे मॉडल्स फेल हो गए, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। तो इसमें अब मुझे लगने लगा है कि स्वार्थ से सर्वार्थवाद, स्वार्थ से सर्वार्थवाद, क्योंकि पहले कभी भक्तिवाद आया, फिर कभी राष्ट्रवाद आया, समय समय पे भारत से कोई ना कोई ऐसी अभियान, मूवमेंट चलती रही। अब मुझे लग रहा है अगर हम लोग मिलकर काम करें तो स्वार्थ रहेगा। स्वार्थ से आप लड़ नहीं सकते, हर एक को पैसा चाहिए, लड़ नहीं सकते। क्या हम स्वार्थ से सर्वार्थवाद, ग्लोबलाइजेशन विद लोकलाइजेशन, आय को लेकर विपर, क्या आपको लगता है कि अब जो जैसा है एसडीजी बदनाम है, ये है वो, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब किस किस का हिसाब लें, तो अपन केवल एक कोशिश करें, क्या अपन मिलकर मिलकर बड़ा काम पीपल प्लानिंग मूवमेंट में कर सकते हैं, संपूर्ण क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। सबको प्रणाम, नमस्ते। जी सर, प्रणाम सर, थैंक यू। आपने एक विस्तृत जो खाका दिया है, और उसमें आपने अपना एक विजन और अपना एक डायरेक्शन भी दी है, राइट। और मैं इससे सहमत हूँ कि इस दिशा में ही काम होना चाहिए। ठीक है, उंगलियों से मुट्ठी बनाए बिना काम नहीं होगा। और एक्शन, बातें तो खूब हो रही हैं, होती रहेंगी, और एक्शन के बिना मतलब सपने साकार नहीं हो सकते। ये मेन बात है। अब मेरी एक्शन से मेरी, मैं थोड़ा थोड़ा दो दो कुछ एक पॉइंट एक है मिनट जिनके ऊपर मैं ऐड करूंगा। जी जी सर। एक मिनट शेयर करना चाहूंगा। जी ये लीडरशिप बिल्डिंग क्वालिटी पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी 3 करोड़ की बात थी माननीय जी ने। तो पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, इनमें नेतृत्व बिल्डिंग
कैसे उभर के आए, और उनको उनके अन्ना जो बात कर रहे थे कि ग्राम सभा को ही ग्राम संसद डिक्लेयर करने की बात की जाए, उस उनके अधिकारों के संदर्भ में एक अवार्ड नाम की संस्था है दिल्ली में। माननीय संजय जी को पता है, वहाँ हम लोग काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग भी किए हैं। वो अवार्ड में दुर्गा दुर्गा प्रसाद सिंह जी एक एमएलए फ्रॉम समस्तीपुर बिहार, वो उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अलग फील्ड में अगर वो नेतृत्व बिल्डिंग का काम करते हैं तो हमें उनसे संपर्क करके उनकी भी जानकारी शेयर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उनके भी एसोसिएशन बने रहते हैं ऑल इंडिया लेवल। उनसे भी हम संपर्क करके हाउ टू बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज और समाज हित में उनका योगदान हम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जी सर, थैंक यू। जी, किसी और किसी भाई और को का? कुछ पूछना है? हाँ, हाँ, पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर संजीव भाई एक साथ उत्तर देंगे। धन्यवाद। कुछ कहना हो, पूछना हो तो कह सकते हैं, फिर संजीव भाई आधा मिनट वेट करके फिर शुरू कर देंगे। किसी को कहना है क्या? ये कुछ पूछना? कल का रिपीटिशन है। मेरे कल के जो क्वेश्चन, मेरी वैसे तबीयत नहीं सही है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि संजीव भाई, आप, होता ये ना कि जब एजम्पशन रॉन्ग होते हैं तो हम लोगों की डेस्टिनेशन भी रॉन्ग होती है। हमारा बहुत छोटा सा है, एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो हम कर सकते हैं उसी पर बात कर रहे हैं। बाकी विशल ब्लोअर की जो रोल है, उसमें जाना भी है और नहीं भी जाना है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन काम होता रहे तब जाया जाए, वो बेटर है। तो उस पे बात है और उस पे ही बात होनी चाहिए। और दूसरा, जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, केवल कल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम पे थी, जिसका सर और पैर मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं पॉइंट वाइज आपसे अलग से बात कर लूंगा उस पर। अभी ये बताइए कि क्या ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट, बैंक्स और बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए जो हमें कुछ छोटे मॉडल बनाने हैं, प्रोटोटाइप बनाने हैं, वो बनाए जा सके। ये बेसिक सी बात है, और ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये एक एक जो है ना, जॉइंट डायलॉग है। ये आपसे प्रश्न इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न बच गए थे, इसलिए। थैंक यू। जी संजय भाई, आप जी थोड़ी समरी देनी चाहेंगे जो अभी हाँ, अभिषेक नहीं, भाई? एक मिनट। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अभी और अभिषेक भाई ने बोला, कमलन जी ने बोला, सचिन पाटिल जी ने बोला, संजय किसी जी, और? मैं हाँ जी, रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, उनको बात रखने दीजिए, बाकी लोग भी रखेंगे और अब उनके ओपिनियन लिए जाएं। ठीक है, मैंने चलिए। क्वेश्चन संजय आंसर ना, ये दिस इज मैंने नॉट राइट वे। मैंने मैंने रिक्वेस्ट ये किया है अभिषेक कि संजय भाई समराइज कर दें कि कल मैंने अंत में क्या बोला था आपके और सबके सवालों के जवाब में। ठीक है, क्योंकि आपने जहां से सवाल उठाया है वो बात कल पूरी हो चुकी थी। ठीक है, उसको समराइज कर दे, मैंने ये कहा, क्वेश्चन आंसर नहीं कहा। मैं तो अभी अपनी बात शुरू करूंगा, इसलिए मैंने कहा कि जो बात सभा में पूरी हो चुकी है उसको वो समराइज कर दे। जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वैसा है कि मेरे ख्याल से कल की बात छोड़ देते हैं, उसमें यदि साथियों की राय बनेगी तो एक सेकंड सत्र आपको अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी बात आपसे और अभिषेक भाई जो होस्ट हैं और दूसरे साथियों से कर लेंगे। खैर, तीसरी बात जो है कि ये आज का जो सत्र है, ये भाई कमलानंद जी के एक्शन पॉइंट के कार्यक्रम की जो बेचैनी है वो कि कुछ रिकॉर्डिंग एक्शन भेजी पॉइंट। थी संजय जी आपने, इनको, संजीव जी को, मैंने किस आपको चीज की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग? भेजी थी हाँ, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग पे। तो, नहीं, हाँ, मुझे नहीं रिकॉर्डिंग मिली। तो उपलब्ध है, कल की रिकॉर्डिंग नहीं, उपलब्ध है। भेजी आपने, संजीव जी को भेजी थी। संजीव जी एजेंडा उसमें सारा कुछ उस था। ग्रुप के सदस्य हैं, ग्रुप के सदस्य हैं संजीव जी। नहीं नहीं, देख आपको सकते हैं। मैंने पर्सनली भेजी थी। किस चीज की रिकॉर्डिंग कह रहे हैं आप? अभी मैंने 9 बजे करीब कमल टावरी जी ने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, मैंने रिक्वेस्ट किया था संजीव जी को भेजना है आपको। अच्छा, ठीक है, नहीं मैं क्योंकि मैं चैट योग ध्यान में। चेक करिए, चैट में हाँ मैंने ठीक। भेजा था, एजेंडा वो ठीक है, है।
ठीक है, तो एजेंडा स्पष्ट है आपको, तो अभी स्पष्ट की उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। वो तो मैं, जब रिकॉर्डिंग है अभी नहीं भेज पाया, तो वो प्रोग्राम के बाद भेजता हूँ। कहिए संजीव जी। प्रोग्राम ही उसी पर था। नहीं ठीक है, तो मैं देखिए, मैं हर वक्त नहीं, अभी मैं अभी दो शब्दों में आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपके अनुसार एजेंडा क्या है। ठीक है, अगर आप 2-4 मिनट और लेके लेके उसको स्पष्ट करना चाहते हैं तो अभी भी कर दीजिए, ताकि सभी को स्पष्ट हो जाए। देखिए, एजेंडा मैंने अभी वही बोला था। एजेंडा ये है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में हैं, बैंक्स में हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, गवर्नमेंट में हैं, लीडर्स में हैं, सब में हैं। लेकिन अगर हम 20 लोग अच्छे हैं, तो हम 20 लोग कलेक्टिव होकर एक साथ मिलकर कुछ तो अच्छे मॉडल बना सकते हैं, जिसमें इनका कम से कम यूटिलाइजेशन हो, यूज हो। और उसमें मतलब वी आर सर्चिंग बेसिकली कॉमन ग्राउंड, उस पे हम बात करें। बाकी और ये सब चीजें जो हैं, इसको हम, जो आप कर रहे हैं करते रहें, जो हम कर रहे हैं करते रहें। कुछ कॉमन ग्राउंड हो सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें लगता है कि अपने दम पर, अपनी कैपेबिलिटी पर, किसी एक एरिया में, किसी एक वार्ड में, किसी एक विलेज में, या किसी एक ब्लॉक में, या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ अच्छे सक्सेस स्टोरीज, सक्सेस के मॉडल क्रिएट कर पाए। वो किसी भी एरिया में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, अर्बन डेवलपमेंट में हो, किसी में हो, उसकी बात हो रही है। जी, आपकी बात हो गई पूरी। अभिषेक जी, कुछ और आप इसमें ऐड नहीं, करना चाहेंगे कि आपके पूरा हो गया? ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी एक्शन की परिभाषा आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, मनस वाचा दोनों एक्शन है, भी एक्शन है, और शरीर से भी एक्शन लेना है। मनसा व्यक्तिगत भी वाचा कर्मणा होता है, कर्म हाँ जी, से, कर्म हाँ, में भी उसको ट्रांसलेट करना होता है। एग्जैक्टली। मैं उसी उसको जो अगला शब्द बोल रहा हूँ वो वही बोल रहा हूँ, राइट। ठीक है, मैं गड़े गड़ाए फ्रेम में नहीं बोल रहा हूँ उसको, मैंने अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक अच्छा है, ठीक है, अभी अभी मानसिक, बीच बीच में इंटरप्ट ना करें कोई भी। आप बोलिए संजीव जी, थैंक यू। जी जी, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आप ही के शब्दों में मुझे बोलना होगा तो संभव नहीं हो पाएगा, मुझे अपने ही नहीं, आप शब्दों में अपने शब्दों में फ्री महसूस करें, और बाकी साथी थोड़ा वेट जी करें जब संजीव जी कहें, जी। उसके बाद ही और टोकना है। अगर थैंक यू। और अगर अभिषेक जी मेरे प्रति या मेरी आइडेंटिटी के प्रति आपके मन में कोई गुस्सा पर्सनल या नहीं संजीव गलतफहमी जी, हो, पर्सनल नहीं जाना है अभी किसी भी बात पे, वो आप आपस में नहीं, सॉर्ट आउट करें। वो अभी हम, आप जो कॉमन मैंने कल प्रश्न भी के कहा, सामने आया अभी उसका भी कह उत्तर रहा हूँ दीजिए। कि हम थैंक यू। व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं कभी भी, राइट। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। और अभिषेक जी आपका आप, जो मैसेज था मैं पढ़ लूंगा, उसको समझ लूंगा, फिर हम पर्सनली बात कर लेंगे। जी जी ओके, जी जी, अभी थोड़ा सा अभी संजीव जी फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे और लोग जुटे हैं, मैं आ सबका रहा समय हूँ, महत्वपूर्ण है सवेरे। मैं जी आ रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। जी जी जी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बात कही जाती है वो हवा की गूंज नहीं होती, उसका इम्पैक्ट होता है, उसको रिफ्लेक्ट भी करना होता है। तो एक्शन का मेरा मतलब है कि हमें मन से भी एक्शन करना होता है, हमें विचारों से भी एक्शन करना होता है, हमें भावनाओं से भी एक्शन करना होता है, एक्सप्रेस भी करना होता है, और उसके बाद फिजिकली भी एक्शन करना होता है। ठीक है, फिजिकल एक्शन तब क्लियर होता है जब हम मानसिक वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से अलाइन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तब वो हम फिजिकल एक्शन में उतरते हैं। और फिजिकल एक्शन के भी पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, समाज के लेवल पे और प्रकृति के लेवल पे भी हमको एक्शन करने होते हैं। एक्शन का इतना बड़ा डायमेंशन है, और मैं इसके बारे में अवेयर हूँ, और मैं भी एक एक्शन में हूँ। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से मैं रिसर्च का काम करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और जो मैंने कल सभी के सामने रखी वो केवल और केवल समस्या का ही खाका रखा था। ये मैंने पहले शब्द में भी कहा था, और जब मुझसे अपेक्षा की गई थी, मैंने संजय जी को इसलिए इन्वॉल्व करना चाहा कि मुझे बोला गया था कि मुझे 6 से 7 अलग अलग सेशंस लेने पड़ सकते हैं। इसलिए सारी विषय वस्तु में एक साथ ना रखते हुए, एक्शन प्लान में सीधा ना उतरते हुए, मेरा पहला उद्देश्य पहले सेशन में था कि समस्या को मैं सामने रखूं। मेरा उद्देश्य ही इतना था, और मैंने वही किया। ठीक है, और ये कम्युनिकेटेड था सभा के साथ, मतलब सभा के सभापति संजय भाई के साथ। ठीक, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। और कल शाम को जब मैंने अपना कंक्लूड किया, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं सिर्फ समस्या रख रहा हूं आज, क्योंकि समस्या की क्लैरिटी होगी तो हम समाधान की बात कर सकते हैं। अब कल मैंने सिर्फ ग्लोबल डाटा रखे, और वो भी फाइनेंशियल रखे।
अब मैं आपके सामने थोड़े से गांव के डाटा रख सकता हूँ। रिसेंटली हमने गांव का, हरियाणा के गांव का हमने एक सेल्फ सर्वे किया कि दुनिया में जो वेल्थ जनरेशन हो रही है, क्योंकि जो हम बेचेंगे, सेल करेंगे या दुनिया के साथ जो शेयर करेंगे, वो तो हम वेल्थ करेंगे। ठीक है, तो वेल्थ किसकी? अनुभव की वेल्थ है, पर्यावरण की वेल्थ है, प्रोडक्शन की वेल्थ है, फूड की वेल्थ है, ठीक है, स्किल्स की वेल्थ है। इसको हम शेयर करेंगे। ये जो वेल्थ है, ये जो जनरेट हो रही है, गांव में हो रही है। परंतु अभी जो ग्लोबल मॉडल है, उसमें गांव की वेल्थ गांव में जनरेट तो हो रही है, पर गांव में टिक नहीं रही है। ठीक है, ना गांव का बीज गांव में टिक रहा है, ना गांव का बेटा गांव में टिक रहा है। दोनों के दोनों ग्लोबल मार्केट का, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन गए हैं। वो गांव में नहीं टिकता। ठीक है, और ना ही सरकारी सहाय जो है वो गांव में टिक रही है। ठीक है, हमारे टैक्स के माध्यम से बाहर जाती है, फिर सहाय बन के, नीति बन के गांव में आती है, पर वो टिकती नहीं है। ठीक है, गांव में हमने मोटा मोटा एक रिसर्च किया कि एक गांव, भारत में लगभग 5,500 गांव है, सॉरी 5.5 लाख गांव है। अलग अलग पॉलिसीज के मुताबिक 10 लाख से 5.5 लाख के बीच का आंकड़ा होता है। एग्जैक्टली कितने गांव हैं वो किसी को पता नहीं है। ये भी एक बड़ी दुविधा है। दूसरा कि गांव में जितना, मतलब हमने एक गांव है हरियाणा का, उसका नाम है फफड़ाना। तो अपने 20 वॉलेंटियर्स के साथ हमने वहां पे एक प्राइमरी सा काम करना शुरू करना है। तो हमने प्राइमरी सर्वे किया कि गांव की वर्तमान हालत क्या है। ठीक है, वहाँ शिक्षा की हालत क्या है, वहाँ स्वास्थ्य की हालत क्या है, ठीक है, वहाँ उत्पादन की हालत क्या है, वहाँ रोजगार की हालत क्या है, और वहाँ खर्च की हालत क्या है, वहाँ कर्ज की हालत क्या है, और उनकी संभावनाएं क्या है, ये हम सबने सब समझना चाहते थे। तो जैसे हमने समझा तो हमने देखा कि उस गांव का सालाना शिक्षा का जो खर्च है, गांव का सालाना शिक्षा का खर्च है, वो लगभग 50 करोड़ है। और वो केवल 5 लोगों की जेब में आ रहा है, यानी गांव से बाहर निकल रहा है, गांव में नहीं जा रहा वापस। शिक्षा के ऊपर खर्च है लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए का जो खर्च है पूरे के पूरे गांव का, वो स्वास्थ्य के ऊपर है। वो भी ले दे के 5-7 डॉक्टरों के पास जा रहा है। वो गांव से निकल रहा है, गांव में दोबारा री इन्वेस्ट सर्कुलेट नहीं हो रहा है, जिसको सर्कुलेशन कर रहे हैं। गांव का, के पूरे गांव का जो टोटल मिला के जो हमने कर्ज देखा, 5,000 की बस्ती का गांव है सिर्फ, तो 350 करोड़ का कर्ज है पूरे गांव के ऊपर, जो प्राइवेट, पब्लिक, नेशनल और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये कर्ज दिया है, उनके बीच में शेयर हो रहा है। यानी वो गांव में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, गांव से बाहर जा रहा है। गांव के 80% बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है, उनकी गांव में रहने की, गांव में काम करने की, गांव में के लिए जुड़ने की कोई अपेक्षा नहीं है। उनके जो सपने हैं वो शहर में है। शहर का मतलब क्या है कि गांव का व्यक्ति बड़े शहर आना चाहता है, शहर से वो फिर दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से वो कैलकाटा, वो बेंगलोर, या उसके बाद वो सीधा कनाडा, अमेरिका जाना चाहता है। ये उसके सपने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, गांव में कितने वाहन हैं, गांव में कितने कच्चे घर है, कितने पक्के घर हैं, गांव का रहन सहन क्या है, गांव में कितनी फसलें हो रही हैं। तो हमने देखा कि अमूमन गांव की कैपेसिटी है कि हम 21 की 21 फसलें ले सकते हैं, परंतु गांव इस समय सिर्फ 3-4 फसलों के ऊपर टिका हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, और गांव का जो 100% उत्पादन है वो मार्केट के लिए हो रहा है, गांव की अपनी कंजम्पशन के लिए वो मिनिमम खर्च हो रहा है। ये मोटी मोटी बात हमने देखी। तो इन शॉर्ट, गांव का की जो वेल्थ है वो जनरेट हो रही है, चाहे वो ह्यूमन वेल्थ है, चाहे वो एनिमल वेल्थ है, चाहे वो फूड वेल्थ है, चाहे बायोडाइवर्सिटी है, चाहे कल्चरल वेल्थ है, वो गांव में टिक नहीं रही, गांव में बाहर जा रही। एक सेकंड जी सर। मेरी 2 घंटे की क्लास है, खाना रख लिया नीचे, ठंडा ना हो जाए, खा लेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है तो वो इस तरीके से है।
अब पहला हमारा एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि गांव की जो वेल्थ है वो गांव में कैसे टिके, वो गांव में कैसे री इन्वेस्ट हो। ठीक है, उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका एक्शन प्लान का पहला है कि गांव का जो वर्तमान व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, पर्यावरण व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, वो लगता है गांव के कंट्रोल में है, लगता है, परंतु गांव के कंट्रोल में है नहीं। गांव अपने लिए अपने जल, अपने जंगल, अपनी जमीन, अपने जानवर के ऊपर कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं कर सकता। पंचायती राज, पंचायत वहां पे है, इलेक्शन वहां पे होते हैं, लोक प्रतिनिधि वहां चुने जाते हैं। ठीक है, उनका कार्य गांव की भलाई के लिए काम करना हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। हो ये रहा है कि वो यूएन से लेके, केंद्र से लेके, राज्य से लेके, जिला की सरकारों की बनाई नीतियों को गांव में इंप्लीमेंट करने का ही काम कर रहा है। ठीक है, सो द विलेज किसी भी तरीके से कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, उत्पादन में, रोजगार में उनकी कोई निर्णायक पॉलिसी या नीति या कंट्रोल नहीं है। दूसरा, गांव के जल, जंगल, जमीन, जानवर के ऊपर पॉलिसी बनाने का, एक्शन लेने का, उसके ऊपर उनकी कोई निर्णायक भूमिका अब बची नहीं है। तो ये जो 10 एरिया है, जल, जंगल, जमीन, जानवर, यानी प्रकृति के साथ, जो जो हमारा सोर्स ऑफ वेल्थ है, सोर्स ऑफ उत्पादन है। ठीक है, और उसके ऊपर जन के जो सारी पॉलिसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, उत्पादन। ठीक है, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं, इनको दोबारा गांव के नियंत्रण में, गांव के निर्देशन में, ठीक है, गांव के लिए हमें कैसे पुनर्परिभाषित करें, ये हमारा एक्शन प्लान का, की दिशा है। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें एक्शन, हमें हमें सभी एरिया में एक्शन करने पड़ेंगे। उस एक्शन को कैसे करेंगे? तो मेरा मोटा मोटा जो समझ है, जिसके लिए मैंने कल सारी प्रेजेंटेशन की थी, कि वी आर लिविंग इन ए फाइनेंशियल इकोसिस्टम। और ये जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, ये जल, जंगल, जमीन, जानवर को सुरक्षित रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, इसको लूटने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरा का पूरा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है, मार्केट सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, वो समाज को समृद्ध, प्रबुद्ध, सुरक्षित रखने के लिए इसका डिजाइन होता है। परंतु मॉनेट फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद ये गांव की, गांव को, समाज को का शोषण करने के लिए, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे शब्दों में मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और उसमें फिर मैं वापस आता हूँ अपने एक्शन प्लान पे, कि 17वीं शताब्दी में भारत की जीडीपी 24% थी। 12वीं शताब्दी में भी तकरीबन, मतलब 32% के करीब है। आज से 1500 साल पहले भी तकरीबन 30-32% है पूरी दुनिया की जीडीपी का, और फर्स्ट एडी में भी तकरीबन 30-32% है। भारत में राजा बदले, राज्य बदले, धर्म बदले, प्रशासन बदले, राजनीति बदली, सब कुछ बदला, परंतु भारत एक समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर देश रहा, क्योंकि इसका गांव समृद्ध था, संपन्न था और आत्मनिर्भर था। और गांव उत्पादन का केंद्र था, कल भी था, आज भी है। ठीक है, तो उत्पादन का मतलब ये था कि गांव में 72 कलाओं के जानकार लोग रहते थे। जब मैं 72 कलाएं कहता हूं, तो 72 कलाओं और 36 बिरादरी के लोग रहते थे, और चारों वर्णों के लोग रहते थे, और 18 जाति के लोग रहते थे। तो गांव की परिभाषा है जहां चारों वर्ण के लोग साथ में रहते हों, 18 जाति के लोग साथ में रहते हो, 36 बिरादरी के लोग साथ में रहते हो, और 72 कलाओं को जानने वाले लोग एक साथ रहते हो, और वो मिल के, ठीक है, उत्पादन करते थे। उनका में उत्पादन में योगदान है। उत्पादन में किसान अकेला नहीं होता, उसके साथ लोहार भी जुड़ा होता है, उसके साथ बढ़ई भी जुड़ा होता है, उसके साथ मोची भी जुड़ा होता है, उसके साथ तेली भी जुड़ा होता है। ठीक है, कोई इनपुट के
के लिहाज से जुड़ा होता है, कोई आउटपुट के लिहाज से जुड़ा होता है, कोई सर्कुलेशन के लिहाज से जुड़ा होता है, कोई एक्सचेंज के लिहाज से जुड़ा होता है, कोई कंज्यूमर के हिसाब से जुड़ा होता है। तो गांव अपने आप में उत्पादन और उपभोग की एक समग्र आत्मनिर्भर इकाई के रूप में हमारे पास है। और किसी भी गांव को किसी भी राज्य के बाहर से नमक के अलावा या कुछ दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट खनिज हैं उनके अलावा वो किसी भी चीज के लिए उसके लिए निर्भर नहीं था। ना उसको बाहर से शिक्षा चाहिए थी, ना उसको बाहर से डॉक्टर या वैद्य चाहिए थे, ना उनको वकील चाहिए या जज चाहिए थे, ना उनको बाहर से धर्मगुरु चाहिए। हर एक गांव की व्यवस्था थी। एक गांव में अगर हम 5,000 लोगों की बात करें, और मैं 17वीं शताब्दी के भारत की बात करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुगलों का राज्य है कि शकों का राज्य है कि हुणों का है कि कुषाणों का है कि ग्रीक का है कि मुसलमानों का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव उससे अलिप्त अपनी एक इंडिपेंडेंट इकाई है। उस इकाई में, ठीक है, मान लीजिए गांव में 5,000 लोग रहते हैं, तो 5,000 लोगों के ऊपर मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, इन सभी को डिमार्केटेड होके बात करता हूँ कि इनकी क्या जरूरत है, उनको कैसे वो भारत पूरा करता था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि पुरानी समस्या नई है तो उसके सोल्यूशन भी नए ढूंढने की जरूरत नहीं होती। असल में क्या है कि सोल्यूशन जो है वो अर्वाचीन है। उनको जब भंग कर दिया जाता है तो उसको अलग अलग समस्याओं के तौर पे हम डील कर रहे हैं। तो पहले हम, मतलब हमारी व्यवस्था क्या है, जिसको हम भारतीय व्यवस्था कह रहे हैं, किस व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं, उस व्यवस्था को मैं क्या समझता हूँ, मैं वो आपके सामने रख कि वो जो भारत था वो, उसमें अगर 5,000 लोगों की आबादी है तो 5,000 लोगों की आबादी के सभी बच्चों को, लगभग तकरीबन 1,200 बच्चे हैं जिनको शिक्षा की जरूरत होगी, शिक्षा और स्किल की दोनों की जरूरत होगी। तो उसके लिए कितने शिक्षकों की जरूरत है, कितने गुरुकुलों की जरूरत है, कितनी पाठशालाओं की जरूरत है, राइट। तो हमने देखा कि मोटा मोटा 10 से 12 शिक्षकों से पूरे गांव को शिक्षित किया जा सकता है। अगर गांव उन 10 से 12 शिक्षकों की पूर्ण जवाबदारी स्वीकार कर ले, उनके भरण पोषण, ठीक है, उनकी आर्थिकता, मान सम्मान की, तो हमें एक भी पैसा बाहर से शिक्षक लाने की जरूरत नहीं है। घर से हम गांव में ही शिक्षकों को तैयार करके गांव के द्वारा आप सारे बच्चों को तैयार कर सकते हैं, उनका भरण पोषण गांव कर सकता है, जैसे पुराने जमाने में होता था। उसी तरीके से पूरे गांव को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, और अगर बीमार हो गया है तो उसका इलाज करने के लिए कितने वैद्य या डॉक्टरों की जरूरत है 5,000 की आबादी के लिए। मैंने कहा कि चलो मॉडर्न वेस्टर्न को देखिए कि एक वैद्य काफी था, और एक एलोपैथी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्राइसिस होता है, ऑपरेशन जो करने पड़ते हैं उसमें एलोपैथी काफी, और इमीडिएटली क्राइसिस मैनेजमेंट में एलोपैथी काफी अच्छी है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से 3 वैद्यों की हमें, एक होम्योपैथ भी जोड़ लीजिए, एनएचओपैथ भी जोड़ लीजिए, 3 से 4 वैद्य 5,000 की आबादी के लिए पर्याप्त है। ठीक है। चौथा जो है कि गांव की सारी जो हमने जब गांव का रिसर्च किया, तकरीबन 3 से 4 करोड़ का सालाना खर्च है कोर्ट कचहरी के ऊपर एक गांव का। तो गांव की सारी न्याय संबंधी आपसी जो मनमुटाव है उनको तय करने के लिए क्या हम वकील, और कितने वकीलों और जजों की जरूरत है एक गांव के लिए? जरूरत ही नहीं है। हम अगर अपनी ग्राम सभा और पंच परमेश्वर की पुरानी धारणा पे जाते हैं तो गांव के सारे 5 लोगों के, बड़े बुजुर्गों के और समझदार लोगों के द्वारा गांव के सारे झगड़े गांव में ही निपटाए जा सकते हैं। उसके लिए किसी वकील या जज की जरूरत नहीं है। पांचवा, के सभी लोगों को विवेकशील रखना, ज्ञानी रखना, उनकी आध्यात्मिक और मार्गदर्शन करने के लिए कितने साधु संतों की जरूरत है? शायद एक भी नहीं, एक ही काफी है। ठीक है, जो सबको स्वीकार्य हो, सबके लिए काम करता, बशर्ते वो सही साधु, सही संत हो हमारे लिए। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं कि पुराने भारत में गुरुकुल परंपरा थी, और जो व्यवस्था थी उसमें हम 5 लोगों को पगार नहीं देते थे। ये भारत की सनातन परंपरा है। शिक्षक को पगार नहीं, पारितोषिक है, दान है। वैद्य को पगार नहीं, पारितोषिक है, दान है।
जो पंच परमेश्वर है उसको पगार नहीं है, उसको भी पारितोषिक और दान है। और पांचवा, चौथा, साधु को पगार नहीं है, संत को पगार नहीं है, उसके लिए भी पारितोषिक और दान है। और पांचवा, स्त्री के लिए भी पगार नहीं है, उसके लिए भी पारितोषिक और मान सम्मान और दान है। ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये जो 5 विषय हैं, ये हमारी भारत की समृद्ध परंपरा में ये कहा गया कि हम हर चीज को खरीद और बेच सकते हैं, हम हर एक चीज को व्यापार कर सकते हैं, परंतु ये 5 चीजों का कभी व्यापार नहीं होगा। शिक्षा का व्यापार नहीं होगा, स्वास्थ्य का व्यापार नहीं होगा, न्याय का व्यापार नहीं होगा, धर्म का व्यापार नहीं होगा, स्त्री का व्यापार नहीं होगा, और साथ साथ में पर्यावरण, जल का, जंगल का, जमीन का, जानवर का भी हम व्यापार नहीं करेंगे, लेन देन कर लेंगे, और उसके स्टैंडर्ड हमने तय किए हुए थे। राइट। तो अभी क्या हुआ है कि मॉडर्न जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, खासकर जो यूरोप की जो सभ्यता है, उस सभ्यता को मैं कहता हूँ वो खरीदने और बेचने की सभ्यता है। उनके पास हर चीज प्रॉफिट और पावर का साधन है, और उन्होंने जो आत्म संयम की, सामाजिक संयम की, पर्यावरण संयम की, भावनात्मक संयम की, सामाजिक संयम की सारी सीमाओं को उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को बाय एंड सेल का मार्केटेबल उन्होंने कर दिया है, उन्होंने उसको मोनेटाइज कर दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है। तो हमने कहा कि हमें मोनेटाइज करेंगे, कमर्शलाइज करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी और कमर्शियल गेन से सुविधाएं मिलती हैं, और जितनी सुविधा हमको चाहिए हम उस सीमा तक ही उसको कमर्शलाइज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, स्त्री और पर्यावरण, इसको हम कमर्शलाइज नहीं करेंगे, इसको डिमोनेटाइज नहीं करेंगे। तो अगर ये मोनेटाइज रहेंगे तो दुनिया में कोई भी व्यवस्था सस्टेनेबल नहीं हो सकती, शुद्ध नहीं हो सकती, सम्मानजनक नहीं हो सकती, ईमानदार नहीं हो सकती, सर्वहित पोषक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें अपनी व्यवस्था, जिसको हम व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं, उसका पहला एक्शन प्लान है कि हमें क्या, किसका व्यापार करना और किसका व्यापार नहीं करना, ये हमें तय करना पड़ेगा। और ये तय हमें पार्लियामेंट में नहीं करना, हमें ब्लॉक में नहीं करना, हमें यूएन में नहीं करना, इससे हमें तय करना है अपने गांव में बैठ के। और गांव वाला इसको बड़ी सरल भाषा में 1 मिनट में समझ जाता है, और वो तुरंत कह देता है कि हाँ, हमारा 50 साल पहले ऐसा ही था, इसलिए हमारे शिक्षकों का सम्मान था, इसलिए हमारे वैद्य, हम बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमारा वैद्य घूम घूम के, बिना पगार के, बिना लोभ लालच के, कि हमें घूम घूम के हमारा मार्गदर्शन करता रहता था, और रसोई से ही हमें हमारा इलाज करता रहता था, हमें आहारचर्या, ऋतुचर्या हमें बताता रहता था, इसलिए हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे। और जब बीमार हो जाते थे, उसकी औषधि हमारी जीवन शैली में, हमारी ऋतुचर्या में, ठीक है, हमारी आदतों में, हमारे विवेक में, और अगर फिर भी औषधि की जरूरत पड़े तो औषधि हमें हमारी किचन से ही हमें मिल जाती थी, और वैद्य भी हमको वो औषधि प्रोवाइड कर देती थी। ठीक है। और न्याय की जो समस्याएं हैं वो गांव में ही सेटल हो जाती थी। धर्म गुरु हमें हमेशा उपलब्ध रहते थे, और 1 to 1 उपलब्ध होते थे, वो यूट्यूब के माध्यम से या मंचों से उपलब्ध नहीं होते थे, वो 1 to 1 उपलब्ध थे। स्त्री का और बच्चों का और बुजुर्गों का सम्मान था, क्योंकि स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग सबके साझे थे, और जल, जंगल, जमीन, जानवर पूरे गांव के साझे थे। ठीक है, कि हम उनको अशुद्ध नहीं कर सकते, हम उनको पल्यूट नहीं कर सकते। तो ये कब होगा, इसको, ये इस व्यवस्था में फिर से हाँ मैं जाने आ की जाऊंगा। पहली जरूरत है। इस व्यवस्था में पहले जाने की जरूरत है कि हमें गांव के साथ बैठ के ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना। जल, जंगल, जमीन, जानवर नहीं बिकेंगे, इसका व्यापार नहीं होगा। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, स्त्री, पर्यावरण का व्यापार नहीं होगा। ये हमारा पहला एक्शन प्लान है। और अगर ये एक्शन प्लान क्लियर है तो उसका सोल्यूशन और उसका जो नेतृत्व है, उसकी जो तैयारी है, वो करना हमारे लिए सामने हो सकता है। ठीक है। ये गांव के लिए का पहला एक्शन प्लान है। फिर गांव से लेके ये पूरे भारत तक इसको फैलाया जा सकता है। ये मेरा मोटी मोटी बात है, यही है मेरा मोटा मोटा सोल्यूशन है कि कैसे हमें
अपने गांव को डीकमर्शलाइज करना है। गांव को गांव के ही साधनों से, चाहे वो बौद्धिक साधक हो, चाहे वो भौतिक साधन हो, चाहे वो फाइनेंशियल साधन हो, उसको करना है। ठीक है। उसके बाद हमें जो बेचना है वो क्या बेचना है? गांव का उत्पादन गांव के लिए ये पहली जरूरत है। हम उत्पादन आज मार्केट के लिए कर रहे हैं। हमें हमें अपनी जल जंगल जमीन को डीकमर्शलाइज नहीं कर सकते। अगर हमें अमेरिका की जरूरतों को पूरा करना है और अपने गांव से पूरा करना है तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें गांव की जरूरतों को पहला पूरा करने के लिए करना है। अगर मैं आज छोटी सी मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि हमारा गांव कितनी वेल्थ जनरेट कर रहा है, छोटी सी बात करूं तो एक 5,000 का गांव है, तो 5,000 के गांव की गेहूं की, अनाज की, सब्जी की, दूध दही, छाछ की कितनी जरूरत है, अगर हम उन जरूरतों को कैलकुलेट किया जाए। मैं अभी दूध को निकाल देता हूँ, मसालों को, औषधियों को निकाल देता हूँ, केवल अनाज को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो गांव की अनाज की कितनी जरूरत है? तो गांव अपनी अनाज की जरूरतों को से कितना कम पैदा कर रहा है या अधिक पैदा कर रहा है? तो हमने मोटा मोटा आंकड़ा लगाया कि भारत का कोई भी गांव अपनी अनाज की जरूरतों से 10 गुना से कम पैदा नहीं करता है। तो समृद्धि की परिभाषा यही है कि मेरी जितनी जरूरत है मेरे पास उससे अधिक हो। तो हमारे हर गांव के पास अपनी जरूरतों से कम 10 गुना अधिक है, यानी हमारा गांव तो समृद्ध है। परंतु वो जो हमारी समृद्धि है वो गांव के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही और गांव में टिक नहीं रही, और गांव के उत्थान के लिए, गांव की रीडेवलपमेंट के लिए, गांव की इन्वेस्टमेंट के लिए उसका कोई में वो इन्वेस्ट नहीं हो रही है। वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि गांव वालों को अपना प्रोडक्ट एमएसपी पे बेचना पड़ता है या मार्केट प्राइस पे बेचना पड़ता है। ठीक है। और गांव की जो एमएसपी है यानी मिनिमम पॉसिबल प्राइस, वो उनको दी जा रही है। और गांव जो खरीद रहा है, क्योंकि गांव किसान के पास बेचने के लिए तो केवल फसल है, वो मिनिमम प्राइस पे बेची जा रही है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल प्राइस पे, सपोर्ट प्राइस नहीं, पॉसिबल प्राइस है, उससे नीचे वो अगर वो ले जा सके तो उसको ले जाने की कोशिश करते हैं और ले जाई भी जा रही है कहीं ना कहीं। तो दूसरी है कि जब उसको खरीदनी पड़ती है, वही गांव वालों को, गांव के किसान को अगर टमाटर खरीदना है, कि सब्जी खरीदनी है, कि तेल खरीदना है, कि पेट्रोल खरीदना है, कि डीजल खरीदना है, कि ट्रैक्टर खरीदना है, वो एमआरपी पे मिलता है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मिलता है। तो यानी किसान की फसल की कीमत बढ़ेगी नहीं और जो वो खरीदेगा उसकी कीमत कभी घटेगी नहीं। इसलिए गांव में कभी भी इस खरीद बेच की अनइवन, अननेचुरल, ठीक है, एक्सप्लोटेटिव स्ट्रक्चर से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में गांव कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। गांव के सारा का सारा जो वेल्थ है वो जनरेट होती रहेगी, पर वो गांव में नहीं रहेगी, वो बाहर जाती रहेगी। तो इसलिए हमें जो मार्केट की परिभाषा को, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को, ये जो ग्लोबल फ्रेंजी है, प्रॉफिट फ्रेंजी है, ठीक है, उससे हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और अपनी समृद्धि को गांव वालों को भी पहचानना पड़ेगा, भारत को भी पहचानना पड़ेगा। हमारी समृद्धि उत्पादन है, हमारी समृद्धि एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज हमारी समृद्धि का छोटा सा पार्ट है, परंतु अब हमने एक्सचेंज इकोनॉमी को बढ़ा दिया, उत्पादन इकोनॉमी को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि गांव का उत्पादन गांव में रहे, गांव ही मार्केट बने। तो गांव के उत्पादन को गांव में ही संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि गांव कम से कम 10 गुना ज्यादा उत्पादन कर रहा है अपनी जरूरत के। तो उस एक्सेस प्रोडक्शन को गांव कैसे, नंबर 1 संरक्षित करे, स्टोर करे, नंबर 2 उस आउटपुट में वो वैल्यू एडिशन करे, नंबर 3 गांव अपनी प्राइस पे समाज को, गांव प्रोडक्शन और सेलिंग पॉइंट हो, और शहरों को या दुनिया को खरीदना है तो वो गांव में आके खरीदे, गांव वाले को जाके मंडी में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। और तो उसी के ऊपर अगर मेरा उत्पादन मेरे पास है, मेरा इनपुट मेरे पास है, तो उसमें आउटपुट के लिए जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो जितने भी उत्पादन है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे पुराने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का 25% से ज्यादा नहीं है। हमारा पुराने भारत क्या है, उत्पादन एक की व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो कामगार थे, यानी 72 कला जानने वाले गांव में उपलब्ध थे। तो मिल के वो उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते थे, उन साधनों को
ठीक है, एक तैयार माल में कर देते थे। वही तैयार माल पहले शहर में जाता था, फिर शहर से विदेश में जाता था। तो भारत की समृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण था वो देशी और विदेशी व्यापार था, और देशी और विदेशी व्यापार करने के लिए हमारे पास उत्पादन था, और उस उत्पादन को हम गांव में ही मेंटेन कर सकते थे। उसकी वेल्थ का जो मैक्सिमम हिस्सा गांव में रहता था, इसलिए हम समृद्ध थे। ठीक है, ये एक मोटा मोटा प्रारूप है। ये मैंने प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब एक विजन आपके सामने रखा है। इसमें क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, हम वार्तालाप से आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जो भी हमारे जी जी लोग हैं वो मैं संपर्क 1 मिनट ले लूं। हाँ हाँ, जी जी श्री भाई। थैंक यू शर्मा जी। बहुत सारे चीजें जो मैं ग्राउंड पे इस समय कर रहा हूं गांव में, आपने शब्दों में पिरो दिया बहुत सुंदर क्लैरिटी के साथ। तो ये चीजें काफी हद तक संभव है जो मैं कर रहा हूं। कुछ कदम और आगे बढ़ गया हूं। जैसे ग्राम सभा बाद में आती है, पड़ोसी जन संसद, जहां हम सिर्फ 30 फैमिली एक साथ बैठ के अपनी समस्याओं के बारे में बैठते हैं, समाधान करते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत कुछ है, बाद में हम लोग बात करेंगे। जी, एक एक शब्द जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सार्थक है, गौर करने वाली बात है। हर चीज, आज मार्केटिंग कहिए या अर्थतंत्र जो आज व्यवस्था बनी हुई है, ये सब हमारी सोच को इस तरह से प्रभावित कर रही है कि हम जितने लोग यहाँ हैं या दुनिया में जितने लोग हैं, अपनी इंटरनल सोच जो बोलते हैं, मनुष्य की स्वाभाविक सोच है, उससे दूर जाके प्रायोजित सोच में फंसे हुए हैं। और प्रायोजित सोच ही हम लोगों को हमेशा उस डायरेक्शन में ले जा रही है जिस डायरेक्शन में मैं नहीं जाना चाहता हूं, या जाने से सारी प्रॉब्लम है। तो बैठ के हम लोगों को सबसे पहले यही देखना है कि हमारी सोच पे हमको क्या काम करना है, कैसे करना है। थैंक यू। जी श्री भाई, धन्यवाद। और इस चर्चा को वर्धा में बढ़ाएंगे। और आपने वर्धा की जो बैठक का समय अभिषेक तय हो गया, अभिषेक से बुलवाओ ना। अभिषेक क्या कहना चाहता है आप? नहीं नहीं ठीक है, 1 मिनट रुकिए ना दादा। नहीं, ऐसे कैसे ठीक है? हाँ नहीं नहीं देखिए, नहीं, कहिए ठीक। नहीं नहीं, अरे अरे रुकिए ना, सब लोग आपसे कूद के जी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा सा अभी, हाँ अभिषेक से ही बुलवाना है, जरूरी है, सबको बुलवाना है। अभिषेक भी बोलेंगे, देखिए, सब बोलेंगे। मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज बात करता हूँ। आ, अभी मेरा टेम्परेचर करीबन 102 के करीब है, और कल रात को ये 101 या उससे थोड़ा सा नीचे था। तो ये जो व्यवस्था मेरी खराब हुई, इसको खराब होने में कुछ घंटे लगे। ऐसे ही समाज भी होता है, उसका भी व्यवस्था जो खराब होती है अच्छी होती है, उसमें टाइम लगता है। और जहां तक बात है फाइल ले लो। जो पहले था, देखिए अच्छा, बीच खाना में, दे रहे थोड़ी देर में। बीच में थोड़ी नहीं। देर में खाना दे रहे। सत्य प्रकाश जी थोड़ा शांत रहें, और थोड़ा म्यूट कर दीजिए अभिषेक जी सभी को, मैं या मुझे बात बनाइए। जी मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं करता रहूंगा जी। जी। समय परिवर्तनशील होता है और हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो अब और गहरे जाएगी। लोग सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसको भी हमें मानना पड़ेगा और उसको लेके चलना पड़ेगा। जो आज से 500 साल की पहले की व्यवस्थाएं थी, वो वैसी नहीं बनाई जा सकती और ना बनाने की आवश्यकता है। उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो उठाई जाएं, और जो ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, उनको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। उदाहरण देता हूँ। अभी जैसे बात किया कि स्त्री जो है, ये इसका पैसा अर्जित करना, काम करना वर्जित था। आज के दौर में अगर इसकी कोई बात भी करता है तो उसको एंटी वुमेन और वो बोला जाएगा, जो बोला जाएगा कि ये पुरातन सोच का है। और उसमें बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये सारी चीजें सोची जाएं। लेकिन ये बोल देना कि ऐसा है, वो संभव नहीं है। वैद्य की बात है, गांव के गांव खत्म हो जाते थे, कोई बीमारी आती थी, कोई वो होता था। तो जो चीजें हैं कि हम अपने को, शरीर को मजबूत बनाएं, हमारे जो गुरुकुल में ही हमारे आयुर्वेदाचार्य हों,
वो है, और इस तरह के कई मॉडल हमारे साथियों ने बनाए पिछले। अगर आप 50 रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनमें कई सारे ऐसे साथी आए जिन्होंने उसको वर्केबल पूरा बना के रखा हुआ है। कमल टावरी जी ने जो अभी संदेश दिया था 3 मिनट का, वो यही था कि जो लोग अपवाद हैं, जिन्होंने करके दिखाया है, उनके साथ जुड़कर इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। एक जो बनी हुई व्यवस्था है उसके कुव्यवस्था है, उसके पैरेलल में हमको एक अच्छी व्यवस्था का बनाने का प्रयास करना है, और उसमें जो सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने करके दिखाया है, उनको साथ में लेके काम करना है। तो ये कुछ चीजें पुरानी ही सभी लोग रिफर कर रहे हैं, मैं भी बात करता हूँ कि सभी हमारे साथी यहाँ पे बहुत वरिष्ठ हैं और सभी जमीन पे काम कर रहे हैं, सभी बात करते हैं। ये वही बातें हैं जो पिछले 50 सेशंस में हुई, और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें, इस पे बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। हम मिलकर काम करने के लिए कैसे आगे आए, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में एक वो है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। तो समस्या ये है, सबके अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने तरीके हैं, काम सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन बस सामंजस्य नहीं है। दूसरी चीज क्या है, कोई समस्या होती है तो समस्या का एक तरीका है। कई बार लोग समस्या को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि उनको लगता है कि ये इससे क्या होगा कि समाज में वो एक स्पेस और वो पॉपुलैरिटी और हिट लाइक उनको मिल जाएंगे। तो उससे ये होता है कि समाज की मनोदशा अचानक से पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती है। जबकि यहाँ पर जो समाज सुधारक हैं, समाज के चिंतक हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को ना खराब करते हुए जो समस्याएं हैं उस पर चिंतन करते हुए उसको सुधारने के लिए काम करें, नीचे स्तर पर भी, ऊपर स्तर पर भी। लेकिन इसको कैंपेन बना लिया जाएगा, काला धन वापस आएगा, जन लोकपाल लाएंगे। इस तरह के अभियानों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। और सही बताएं तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया होता है, ग्राउंड पे कॉपी पेस्ट किया होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक वाकई हम कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे नहीं पाएंगे। ये हमारे साथ, सभी के साथ दिक्कत है। तो अभी वही है कि हम प्रैक्टिकली जमीन पे काम करें, और जो हमारी एक्सपर्टाइज है वो उसको शेयर करें, जिसे बोलते हैं हम सलाहकार या फिर कंसल्टेंसी। जो हमारी एक्सपर्टाइज है जिस फील्ड में भी, वो हम आपस में बांटें, और एक क्षेत्र में वहां पर कुछ काम करें और करके दिखाएं और सीखें, क्योंकि वहां पे जो हमें सीखने को मिलेगा वो रियल होगा, हाइपोथेटिकल नहीं होगा। ये सारी जो बातें हैं, ये हर प्लेटफॉर्म पे मोर और लेस यही रिपीट होती हैं। मैं आप सभी इंट्रोडक्शंस के बीच में ये बात रख रहा हूँ, ब्लंटली रख रहा हूँ कि यही बातें रिपीट हो जाती हैं। अरे कुछ जब हम करेंगे और कई जगह फिर ऐसे बनेगा तो एक समाज की मनोदशा बदलेगी। हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, नेगेटिव सेंस नहीं है। नेगेटिव, हमें पता है समस्याएं हैं, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज हमारे हाथ में है ही नहीं। जिनको जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको इतना प्रचारित ना करें कि समाज में वो अवसाद बन जाए, वो समाज में एक ऐसा वो बन जाए कि जिससे कि समाज जो है दिग्भ्रमित हो जाए। थोड़ा सा हमें विवेक से काम लेना होगा, और सिर्फ अगर उद्देश्य राजनीति और सत्ता की प्राप्ति है तो उससे फिलहाल तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। बाकी लोग सहमत होंगे, लेकिन मेरा कोई उससे वो नहीं है। होना चाहिए, काम होना चाहिए, उस दिशा में भी होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस, बिना बैलेंस के, बिना संतुलन के कोई भी काम संभव नहीं है, और साथ ही साथ सारी चीजें छिन्न भिन्न हो जाएंगी। ये पिछले 100 सालों का उदाहरण आप देख सकते हैं, और आगे भी ऐसे होता रहेगा अगर बैलेंस में नहीं चला गया और समय के साथ नहीं चला गया। बस इतना ही कहना मेरा, धन्यवाद। शर्मा जी, जी सर। जी जी। ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जी ने समराइज कर दिया है पूरी चीज को। फिर भी आप में से कोई भी समराइज करके, अगली मीटिंग 11 बजे से शुरू होनी थी जो वर्धा जाने वालों के लिए, दिस कैन बी एजेंडा ऑल्सो, जो अभिषेक जी ने कहा यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं, ताकि उसको भी हम सार्थक 1 घंटे में तय कर लें। थैंक यू। जी जी जी, तो भाई कमलानंद जी, चूंकि लिंक एक ही है, जो 11 बजे एक्स्ट्रा कुछ आ रहे हैं वो बता देंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ वर्धा पे बात करनी है, पर मैं सोच रहा हूँ चूंकि एक्शन पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं
मीटिंग मर्ज भी हो सकती है, एजेंडा भी मर्ज हो सकता है, और थोड़ा इस चर्चा को उसमें फिर लेके जाएंगे स्पेसिफिक एजेंडा में। थैंक यू श्री भाई। तो इस चर्चा की मैं जो मैं देखने वाले शर्मा जी साथी एक थे हमारे। एक मिनट, मैं जरा 1-2 मिनट लेना चाहूंगा। मुझे, हाँ जी, आप मैं ही के जैसा पास आ बार रहा बार था। कि मैं 79 में आज ये जो कल की आज की जो चर्चा हुई और जो जी अभिषेक भाई ने उसको अपना नया रूप लाया, और दोनों शर्मा जी और हमारे जैसे ने जैसा बीच बीच में थोड़ा ये किया, और भाई साहब ने जो बोला कि वो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है कि जो कर चुके हैं उनसे सीखे। तो इसलिए अपने पास में ऐसे मॉडल है जिन्होंने कर दिया, अब उसको स्केल अप या स्केल डाउन। और उसको जो विनोबा जी के बहुत सारे विचार है जो मुझे ज्यादा पटने लगे अभी, लेकिन उसका समय अब आ गया है, क्योंकि मेरी पहली किताब निकली थी 50 साल पहले जब मैं खादी कमीशन में था। अब मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगा शर्मा जी हो गए, मैं हो गया, और भाई साहब हो गए अपने, हम सब मिलकर अगर काम करें तो वाकई विश्व के लिए, देश के लिए, समाज के लिए एक विकल्प की लाइन, करने वालों से सीखकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। और मुझे खुशी है और धन्यवाद भी है कि इस ग्रुप में वो लोग हैं जो कर चुके हैं, तो इसकी बात में दम आएगा। एक दूसरा, जैसा मैंने बताया था, वर्धा मेरा जन्म स्थान है। हमने बहुत प्रयास किया था खादी कमीशन में, खादी बोर्ड में, का पाठ में, जहां जहां रहे, लेकिन निकला ये कि वर्धा में तो हर आदमी गांधी है, और वो बोलता है कि भाई ये क्या सिखाएंगे हमको, हम तो विनोबा, गांधी, कुमारप्पा सब में यहाँ पर हमारे लोग हैं। और वही प्रॉब्लम पूरे देश की है कि ज्ञान को उतारना, ये शर्मा जी ने जो बोला, अपन चाहेंगे जरूर शर्मा जी इसमें जुड़े, जहां वो रहते हैं गुजरात में या कहाँ भी, अपन लोगों से बात करेंगे, और एक्शन एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है। आइए अपन उसी में उतरेंगे जो काम मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। मैं वर्धा वाले में भी जुड़ूंगा, और हमारा अनुरोध है कि ऐसे ऐसे जिले, ब्लॉक, अब गांव लेना शुरू करे जिसमें प्रॉब्लम तो भयंकर है मगर इसके सिवा उपाय नहीं। तो आइए मिलकर करते हैं। वाह वाह वाह, आनंद आ गया। धन्यवाद 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 मेरा धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध था कि जो भी प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है और उसमें अभिषेक ने बहुत पॉइंटेडली और करेक्टली अपने इनपुट दिए हैं कि महिलाओं का के प्रति जो रोल है, कि महिलाओं को मैंने एक ही शब्द इस्तेमाल किया कि महिलाओं को कमर्शियल गेन का साधन ना बनाया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं काम नहीं करती थी, योगदान नहीं देती थी, अर्थ में मुझे लगता है कि 40% से ज्यादा, 50% से ज्यादा योगदान महिलाओं का हमेशा रहा है, आज भी है, हमेशा रहेगा। ठीक है, पहली बात वो है। परंतु जो बात वहां की गई थी कि महिला जब बाजार में आएगी तो उसका नैतिक शोषण, ठीक है, तो उसकी रील भी बनेगी, उसकी पॉर्न भी बनेगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी होगी, ठीक है, उसका व्यापार भी होगा, व्यभिचार भी होगा। ये दोनों मुद्दों को साथ में लेना पड़ेगा, उसके नैतिक इम्प्लीकेशंस हैं। इस चीज के बारे में समाज ने, पुराने ढर्रे से नए ढर्रे में आगे समाज ने कभी सोचा ही नहीं, वो सिर्फ कमर्शियल एंड से ही आगे बढ़ गए। ठीक है, तो हमें भी इन सभी मुद्दों के बारे में पिछले 1700 साल से, जब से ये व्यवस्था अंग्रेजों के बाद से टूटने लगी और आज तक हमने इसके ऊपर विधिवत, इसके ऊपर चर्चा, इसके परिणाम, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हमारे गुरुकुल टूट गए, क्यों हमारे सारे के सारे वैद्य खत्म हो गए, कैसे हमारी ग्राम सभाएं, ठीक है, विचार में और विलासा में रही परंतु एक्शन में नहीं आ गई, और वो सारी की सारी पंचायतों में कन्वर्ट कर दी गई। और कैसे हमारा जल जंगल जमीन जानवर है कॉर्पोरेट के लिए, सेल के लिए तैयार है, और हम उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, रहते हमारी पार्लियामेंट में कानून पे आस्था। ठीक है, तो इसके बारे में एक विधिवत चर्चा और समझ विकसित करने की जरूरत है। अन्यथा क्या होगा कि कोई व्यक्ति अखबार बन के या किताब बन के या शोध पत्र बन के तो इस मीटिंग में बोलेगा नहीं, वो टू द पॉइंट थोड़ी थोड़ी बात बोलेगा, तो उसमें कंटेंट और डाइसेंट दोनों शामिल होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो मैंने मोटा मोटा फ्रेमवर्क रहा है उसमें हम लोग किस हद तक सहमत है और किस हद तक असहमत है, और उसमें कौन कौन सा सुधार और जुड़ाव करना चाहते हैं, ये कलेक्टिव क्लैरिटी के लिए मैं ये सवाल पूछता जी, धन्यवाद धन्यवाद संजीव भाई, धन्यवाद भाई कमलानंद जी, धन्यवाद श्री जी।
अभिषेक जी, सत्यप्रकाश, सबने जिन्होंने यहाँ कंट्रीब्यूट किया इस डिस्कशन के लिए, इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। बल्कि इसी डिस्कशन के कंटिन्यूएशन में, चूंकि आप में से ज्यादातर यात्रा करेंगे वर्धा की तरफ, 16 जुलाई शाम के 5 बजे तक पहुंचना है, ये टारगेट रहेगा। और हम लोग 20 जुलाई शाम के 6 बजे तक अपनी कार्यशाला चलाएंगे 21 को सवेरे कोऑपरेटिव की यात्रा पे। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा सॉरी, ये मुझसे संचालन में आज त्रुटि हो रही है कि नितिन किशोर जी, क्या मैं नाम सही से समझ पा रहा हूँ? हाँ, नितिन किशोर भाई, आपका हाथ काफी देर से उठा हुआ है। लास्ट ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ से नितिन जी, फिर हम वर्धा की फोकस मीटिंग करेंगे। धन्यवाद जी, बताइए सर। नितिन किशोर जी अनम्यूट करें, अपनी बात करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार जी नमस्कार जी। वैसे असल में मैंने अभिषेक जी और संजीव जी दोनों की बात सुनी, और मेरा सुझाव है दोनों ही अपनी जगह सही हैं। विज्ञान समय की डिमांड है, टेक्नोलॉजी समय की डिमांड है, लेकिन जो संजीव भाई कह रहे हैं वो भविष्य के जो गांव, जो बैकअप है हमारा, जो प्राकृतिक रूप से इकाई है, उसको भी वैसे ही रखना, मतलब संजीव भाई के अनुसार ही चलना चाहिए हमें। मेरा तो यही सुझाव है। लेकिन शहर क्योंकि समय के साथ में बनते बिगड़ते रहे हैं, और विज्ञान जो है विज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक हानि होती है, ये सभी ने देख ही रहे हैं हम सभी। तो इसीलिए हमें बैकअप के रूप में गाँव को म्यूट करें अपने आप को, मौन रहिए। बलदेव जी, अभिषेक जी म्यूट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। म्यूट रहिए, बाकी लोग म्यूट करें। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सभी? जी आ रही है, लेकिन बाकी साथी बीच में बिना अनुमति के अच्छा, अनम्यूट करके बोल रहे हैं, कुछ और मेरा बात यही कर रहे हैं, अनुमति नहीं होती। विज्ञान से देखिए, टेक्नोलॉजी हमने 25 साल में देखी है अच्छी तरह, लेकिन उस किसी भी टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो 100 साल में आते हैं। चारों जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य व्यवस्था, जो गृहस्थ आश्रम और ये सब, तो अभी हमने 25 वर्ष ही देखा है विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को। तो हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि भाई हम गांव की व्यवस्थाओं को, क्योंकि गांव की व्यवस्थाएं हम हजारों सालों से देख रहे हैं। हमारे किसी व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो 700 साल की लेके बढ़ता है लगभग, उसी के परिवार से उसको ज्ञान मिलता रहता है, माता पिता उसके पहले और दूसरे गुरु होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक हम जीवित रहेंगे तभी तो हम विज्ञान का आनंद ले पाएंगे, राष्ट्र का और सबका आनंद ले पाएंगे, प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। इसीलिए हमारे बीज जो हमारे अंदर पल रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए गांव बहुत जरूरी है, उसे प्राकृतिक उसका मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। वो हमारी, आप समझ सकते हैं कि बैक बंकर है एक तरह से, जिसमें हम जब समय खराब होगा या उसके साइड इफेक्ट होंगे शहर और विज्ञान के, तब हम उसमें जाके बच सकते हैं। इसीलिए हमें सीडिंग जो संजीव भाई के अनुसार है उसको रखना चाहिए गाँव को, और मेंटेन करना चाहिए। बाकी उसमें कैसे करना है वो सभी अपने हिसाब से, चिंतन के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार, गाँव के अनुसार, क्योंकि सब जगह की अलग होती है, वो करना चाहिए। मेरा सुझाव तो ये है। देखिए, सुझाव मैं थोड़ा सा इंटरवेन करूंगा। एक मीटिंग का तरीका होता है, अगर उस तरीके में नहीं चलती है तो ठीक है, ऐसे चलाते रहते हैं। पहली चीज ये है कि ये सुझाव तो सभी के पास हैं, जिम्मेदारी ले लें, बताएं कि ये काम करना है, सभी लोग हम साथ में ही करेंगे। हमने तो जैसे बोला है कि भाई ये हमारा ब्लॉक है, देवमयी है, यहाँ पे कुछ हम काम करना जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, उसमें जो भी साथी सहयोग देंगे वो देंगे। दूसरी बात, ये जो चिंतन रखा है इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 5 साल से काम किया हुआ है। ये प्रोग्राम में आप नाम पढ़ेंगे, पुरुषार्थ अभियान, उस पर कितने कार्यक्रम हुए हैं और क्या क्या हुआ है, उसके लिए कभी नितिन जी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सारी व्यवस्थाएं एकदम सड़ चुकी हैं, और जो चीजें सड़ चुकी होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है, पहले कुछ नई चीजें बनाई जाती हैं और धीरे धीरे उनको रिप्लेस किया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। हम पहले इनिशियल 10 साल में या 5 साल में या 2 साल में क्या अचीव हो सकता है उस पर हम काम करने की प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा सब कोई चाहता है कि ऐसा हो जाए, आदर्श है, रामराज आ जाए, सभी कोई चाहता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बाकी लोग शांत रहें। अभिषेक जी, आपको म्यूट करने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा जी। धन्यवाद। नितिन किशोर जी, आप हैंड को अपना लोअर कर दीजिए, नहीं तो एडमिन कर दें उनको, प्लीज होस्ट कर दीजिए, थैंक यू। तो अभी हम लोग, कृपया बाकी लोग शांत रहें, थैंक यू।
जी धन्यवाद। श्री भाई, हमें आप लीड करें कि वर्धा में जो हमें एजेंडा बढ़ाना है वो किस रूप में बढ़ाना है, थोड़ा सा आप हमें गाइड करें। चूंकि आपको आज यात्रा पे जाना था तो मैंने सोचा यात्रा जाने के पूर्व, और वैसे भी कई दिन से साथी कह रहे थे कि हमें बैठना चाहिए रात्रि 8:10-15 के अलावा सवेरे या किसी और समय जिसमें कि वर्धा मीटिंग के एजेंडा की चर्चा हो जाए। तो थैंक यू साथियों, आप जुटे हुए हैं 11 बजे की बैठक के लिए, जो कि वार्ता एजेंडा के लिए है। श्री भाई प्लीज लीड अस, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद श्री भाई। थैंक यू शर्मा जी। अभी इस मीटिंग के क्लोज होते समय अभिषेक जी ने बहुत सुंदर एक लाइन बोली कि मीटिंग कैसी होनी चाहिए। अभी तक हम लोग जो जूम मीटिंग कर रहे हैं और इससे जो सीख रहे हैं वो एक सहारा बन सकता है। वर्धा में जो मीटिंग होगी, क्योंकि फिजिकल होने जा रहे हैं, एक साथ होने जा रहे हैं, वो कैसे हो, क्या एजेंडा हो, अगर हम बहुत क्लियर होंगे आज ही या बीच में कोई और मीटिंग करके, तो उसको हम लोग सार्थक बना सकते हैं। मेरे तरफ से 2 शब्द है जो बार बार रिपीट करता हूं। हम सब लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेटर और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटर, इसको सीखना है, समझना है, तभी हम समाज में कुछ भी काम कर पाएंगे। अगेन आई रिपीट द वर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेटर और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटर। इस पे चर्चा अगर हो जाए, अगर फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या समझ रहा हूँ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर से मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों को कोई इस पे ऑब्जर्वेशन? मीटिंग का एजेंडा आज तय हो जाए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। हाँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा श्री भैया कि ये 11 बजे से लेके 11:15 या 11:50-55 तक की जो बैठक है, क्योंकि 12 बजे एक और कार्य के लिए मुझे निकलना है, उसकी लीडरशिप आप ही के नेतृत्व में हम जो भी एजेंडा शॉर्ट एंड कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में कर रहे हैं। तो आप कृपया इस मीटिंग का संचालन करें जैसा मैंने निवेदन किया। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट दे दीजिए, कि किसी भी मीटिंग को कब स्टार्ट करना है और कब क्लोज करना है वो बिल्कुल रिजिडली किया जाए, ताकि हम सीख सकें कि समय में कैसे काम करते हैं, समय में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि सार्थक हो। हाँ जी भाई। एक तो बहुत 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 अभिनंदन आपका, ये जो श्री भाई ने भी जो पॉइंट किया, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। मैं एक शब्द इसमें और जोड़ दूंगा, इफेक्टिव लर्नर। क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई सीख नहीं रहा है, क्योंकि वो सरकारी ढांचे से हटकर है। तो उसका दुश्मन है पहले सरकारी विभाग। मैंने देखा अपने आईएएस में भी और इसमें भी कि जो जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको सरकारी अफसर दबाता है, ये कहकर अरे भाई ये प्राइवेट है, अरे भाई इसका सरकारी नहीं है। अरे बाबा, क्या सरकार ने ठेका ले रखा है? बहुत अच्छा पॉइंट है, लर्नर वाला जो पॉइंट है एक तो जोड़ ले। एक दूसरा, अभी जो ये वर्धा वाली बात कर रहे हैं, चूंकि मेरा जन्म स्थान है वर्धा, और थोड़ा किताबें भी लिखी है मेरे सपनों का और वर्धा के आशा की किरणें। तो मेरा अनुरोध होगा कि आपके जो भी एजेंडा हो, एक एजेंडा जरूर है नीलियम। तीन मैं एजेंडा रखूंगा मत राधव। एक नीलियम, ये जब से बना उसके उद्देश्य क्या थे, क्योंकि नीलियम बड़े उद्देश्यों के साथ बना था। वो पवनार आश्रम वगैरह बने, विनोबा जी ने वगैरह बनाए, वो खैर छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो कम से कम प्रवीणा बहन, शर्मा जी, इन लोगों ने मिलकर, तो नीलियम के उद्देश्य कितने सफल हुए। ट्रेनिंग की संख्या से नहीं होगा, वो तो फिर ऐसा होगा बीए एमएड कितने डिग्री बांट दी। मेरा अनुरोध ये होगा कि एक तो ये जरूर ले ले केस स्टडी ऑफ नीलियम और उसका वर्धा पे असर। दूसरा पॉइंट मेरा है कि क्या नीलियम को लेकर वर्धा जिले को, जो भी हमारा सपना है, आदर्श जिला, गांधी जिला, जैविक जिला, स्वाभिमानी जिला, जो भी है, क्या वो नीलियम उसको फैलाने का धंधा कर सकता है? ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वर्धा की एक बहुत बड़ी समस्या है वहां दारू वाली। आजू बाजू में सब जगह दारू खुली हुई है, बगल में वो पुलगांव में कैंटीन है वहां दारू वाला। तो मेरे ख्याल से 60% समय वर्धा के मुकदमों का, चाहे वो पुलिस का हो, एपीपी पीपीपी का हो, प्रोसिक्यूटर का हो, जज साहब का हो, वो दारू के मुकदमे निपटाने में जा रहा है। और दंड क्या निकलता है? 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, और मुकदमा चलता है 10-10 साल तक। मीटिंग होगी तो एक्चुअली हमारा इसमें। अनुरोध ये होगा
ये कि जब आप अपना एजेंडा फिक्स करें, उसमें कुछ जब भी ISI एजेंडा फिक्स करें, सत्य प्रकाश जी मौन हो जाइए। सॉरी तो कृपा करके तीसरा पॉइंट बड़ा और इम्पोर्टेंट है। गांधी विनोबा कुमारप्पा हिंदी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, उसके बाद में वहां एक हिमगिरी करके संस्थान आया, ये सब सरकारी खर्चे पर आए हैं। और मैं जब खादी कमीशन में था, हमने इसको अपोज किया था कि मगनवाड़ी में जो चल रहा था जमनालाल बजाज रिसर्च सेंटर, बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था, और उसको तोड़ ताड़ कर IIT दिल्ली ने एक 12-15 करोड़ का ये बनाया, बजट फजट बनाया, और फिर वो बिल्डिंग गिर गई। IIT ने बनाई बिल्डिंग गिर गई, और ये सब IIT वाले दिल्ली से प्लेन से जाते थे, प्लेन से आते थे और सुपरवाइज करते थे। जब तक हम लोकल की भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, जितनी भी संस्थान है सारे के सारे आज लगभग बाहर हैं। तो मैंने 3 बिंदु बोला, पहला ये दारू वाला बिंदु, दूसरा नीलियम जैसे संस्थाओं को लेकर केस स्टडी, मुकदमा, इतना फ्रस्ट्रेशन है दारू का, झूठ का। फिर अफसर भी जिसको नागपुर से या अमरावती से कहीं ट्रांसफर होना होता है तो बोलता था वर्धा कर दीजिए, जिससे आना जाना उसका चलता रहे। तो लोगों का, मैंने चूंकि देखा है, लिखा है, और मैं कापाट में रहते हुए, खादी कमीशन में रहते हुए, वर्धा के अधूरे सपने, वर्धा जिला, गांधी जिला पर एक बहुत बड़ी कमेटी बनी थी प्लानिंग कमीशन की, बड़ी रिपोर्ट बनी। अल्टीमेटली मैंने उस पर लिखा था कि भाई ये फेल क्यों हुआ, फिर चालू ही क्यों नहीं हुआ? बोले ये तो सारा सरकारी ग्रांट पर था ना, तो ग्रांट जितनी मिलती है वो कलेक्टर को जाती है, कलेक्टर उसको, वर्धा जिले का एक बजट है, उसमें जो कुछ 10-15 करोड़ आता है वो अपना अपने ढंग से बांट देते हैं आपस में। तो अपन वर्धा जिला एक अगर ले और इसको 1 साल का प्लान बनाए, नीलियम को सेंटर रखे, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी बात है, विनोबा जी के जो जो सेक्रेटरी थे बाल विजय जी, गौतम भाई, ये अभी भी जिंदा है। वो कनकमल जी वगैरह तो मर गए, कि वर्धा का इतिहास बड़ा अच्छा लिखा था। सर्व सेवा संघ, सारे मुकदमे चल रहे हैं। और वो गोपुरी में एक संस्थान है, कृषि गो विज्ञान, बहुत बड़े, गांधी जी उसके अध्यक्ष थे। मुर्दा पड़ा हुआ है, जमीनें बांटो, जमीनें, झगड़े, मुकदमे मुकदमे। तो खैर, मेरा चूंकि मैं आर्मी में जब चला गया, फिर IS में रह गया, तो वर्धा से संपर्क टूट गए। फिर बीच बीच में जोड़ा, तो बाद में लगा कि भाई ये मामला बहुत भयंकर है, और इसलिए जिन्होंने कर दिया उनका अभिनंदन। तो मेरा एक अनुरोध जरूर होगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि भैया जिन्होंने कर दिया उनसे सीखो, उसको स्केल अप या स्केल डाउन करो, उसके स्वार्थ को जोड़ो, और हमको ये जो आप करने जा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा, मैंने डेट नोट कर लिया है। आपका, आपने बताया 16 जुलाई से 20 जुलाई आप वर्धा में रहेंगे, और मेरा अनुरोध होगा कि इसको बाल विजय जी और ये गौतम जी, इन सबसे जरा दिल खोलकर प्रश्न पर चर्चा करें। नहीं तो 2-2 घंटा भाषण दे देंगे वो, कि प्रश्न दे दे, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या आप संतुष्ट है, किसकी दोष है, अब पवनार आश्रम का क्या रोल है, सर्व सेवा संघ में क्यों झगड़े चल रहे, कहाँ तक उसको स्वार्थ को और ग्रीड को, कहाँ, ये हमारे बीच में आज धरोहर है। मैंने किए इंटरव्यू किए, एक मूलचंद जी जैन थे, बहुत जबरदस्त आदमी, उनका इंटरव्यू वगैरह मैंने कहीं रखा हुआ है, ले लिया था, फिर मर गए वो। ये 90 साल 95 साल के हैं, बाल विजय जी, गौतम बजाज जी, प्रवीणा बहन, और वो गुजरात के 4-5 बहनें हैं वहां पे। यंग लोग तो बातें ही नहीं, जो कुछ वो सब 70-80 साल 90 साल वाले चला रहे। तो एक बहुत बड़ा समग्रवादी, और इसमें जो अपनी चर्चा हुई कल पे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं जितना आभार व्यक्त करूं, क्योंकि वाकई दिल में लग रहा है कि अब वो समय आया है। अच्छा, फिर मैं या अभी यूरोप में बैठा हुआ हूँ, अभी जर्मनी में था, स्कॉटलैंड में था, केवल यही तलाश कि दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी, और बचेगी तो कैसे बचेगी। मेरा आखिरी अनुरोध है, आप कृपा करके अपने कर्तव्य को, स्वधर्म को, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ, तो आनंद आ जाएगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस योजना को चलाने में, बनाने में सरकार जितना दूर रहेगी उतना सफलता होगी। मार्केटिंग इज द कीवर्ड, अपवाद बहुत है, वर्धा में भी है, और अगर उनको हम सिंगल विंडो सर्विस और ये दे सके, सिंगल विंडो सर्विस, लॉबी है, अभी अन्ना हजारे की टोपी मिल गई है ग्राम स्वराज के लिए, ग्राम सभा को सलाहकार सेवा, वो नासिक वाले भाई साहब है, हमारे कोऑपरेटिव के बहुत बढ़िया है। तो अंत में इतना जबरदस्त अनुकूल समय है
कि इस वक्त में विश्व के लिए मॉडल, लोकल लोगों के साथ विकल्प के मॉडल तुरंत बड़े पैमाने पे फैलाना, बेचना, स्केल अप करना का सही समय है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब ने बोला पुनः कि ये जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव लोकल लर्निंग फ्रॉम द लोकल पीपल, मजा आ जाएगा। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह 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 वाह। थैंक यू श्री भाई, अच्छा थैंक यू कमलानंद भाई। श्री भाई आप प्लीज टेक ओवर टिल फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, लीड अस। संजय भाई, नहीं हाँ जी, हाँ संजय जी। भाई, वर्धा में काफी सारे कलेक्टर से लेके डीवाईएसपी, डीएसपी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं। जो भी जी। किसी की भी इंक्वायरी लगानी है वो हम कर सकते हैं, बस उसके भाई श्री भाई प्रॉपर को बोलने दो डॉक्यूमेंट। ना, बीच बीच में तुम क्यों एक ठीक चीज है। विषय आया फिर बीच बीच में आ जाते हैं और दूसरे दूसरे बोलने शुरू कर दे। हाँ, श्री भाई को बोलने दो। किसके ठीक है, संपर्क नहीं नहीं करना ये पता और रहना चाहिए ना। नहीं, ठीक और है, वो पूरे वर्धा के संबंध में ही बता रहे हैं सचिन भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अरे जी, जी बता जी। रहे हो, हमें भी सब पता है यार, उसमें कुछ नहीं ठीक रखा फालतूपन में, कोई चीज नहीं रखी है। सब अच्छा, जो पुराने लोग होगी, हमें क्या ठीक करना है, है वो ठीक। सोचेंगे बैठ के। हाँ, जी तो जिनके हमें धन्यवाद। क्या, ऊपर आस्था होंगे तो हाँ वो जिसकी तो जिंदगी इंक्वायरी भर। करना है वही तो मैं बता रहा हूँ, जिसकी इंक्वायरी करना है वही बता ठीक है। दो डॉक्यूमेंट के कोई साथ। इंक्वायरी नहीं, सब सब इंक्वायरी हमारे पास है वर्धा की, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अच्छा ठीक अच्छा, है सत्य भैया, सत्य भैया एक मिनट, आपस में एक दूसरे की बात ना काटते हुए एजेंडा पे नहीं नहीं, आइए। क्या है, सचिन, सुनो, ये मीटिंग किस लिए रखी थी उसके ऊपर ही बात चले बस। श्री भाई बोलना चाहिए, ये तो कह रहा है, एक तो कह रहा है कि मीटिंग कैसे होनी चाहिए, ये आना चाहिए, फिर बीच बीच ठीक में है, दूसरी बात सारा टाइम उसमें लग जा। चलिए चलिए चलिए, ओके आप श्री सोचो भाई ना इस बात। प्लीज लीड। हाँ, आधा घंटा, हमारे पास 32 मिनट है। श्री भैया प्लीज लीड अस। हाँ, तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं, आप और सत्य प्रकाश भाई, तीनों में से किसी के पास नोटबुक पेन हो तो इम्पोर्टेंट चीजें नोट करते जाएं। जो भी जी किसी जी। का सजेशन हो। मैं नोट कर रहा हूँ श्री जी, मैं नोट ओके, कर थैंक यू, रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पेन दो, अभी पेन दो। जैसे मेरे जी मन में जो है कि सबसे पूछूं एजेंडा क्या हो, लेकिन उसी में बात हो गया था कि मीटिंग सार्थक हो, ये तो बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो हम पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या होगा मीटिंग के दौरान। मीटिंग के आगे पीछे जैसे मर्जी करें हम रह सकते हैं, लेकिन मीटिंग के दौरान एजेंडा से डिविएशन ना हो बात करने में। हम एक दूसरे की बातें सुने। तौरी जी ने जैसे बोला, इफेक्टिव लर्नर, ध्यान में रखें कि हम वहां एक दूसरे से सीखने आ रहे हैं। मेरे पास जो है शेयर करने के लिए अपॉर्चुन मोमेंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पूछना है कि मैं अपना कुछ शेयर करना चाहता हूं, कितने मिनट आप मुझे दे रहे हैं, और उतने मिनट में क्लोज हो जाना चाहिए। मेरा एक और सजेशन है, हम सारे के सारे यहाँ कम से कम 1-1.5 महीने से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो, एटलीस्ट अपनी बातों को सुनो कि आपने क्या कहा है। इफ आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग इन एवरी मीटिंग मोर देन द टाइम अलॉटेड टू मी, इसका मतलब कि मीटिंग का कोड ऑफ कंडक्ट मैं वायलेट कर रहा हूं। जो भी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसके जिम्मे छोड़ दिया जाए, समय का सदुपयोग किया जाए कि मैं कम से कम बोलूं और ज्यादा से ज्यादा सुनूं। बहुत सुंदर। तो अब मैं बंद कर रहा हूं कि हम में से कोई भी दोस्त जो चाहता है कि उसका क्या एजेंडा उसके अनुसार होना चाहिए, कि हम 4 दिन क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, और 21 के बाद 21 से 25 तक डॉक्टर नालंगे के साथ जो महाराष्ट्र विजिट है उसमें कितने लोग, ये क्लियर हो जाए। आज कल परसों जब भी संजय जी, ये आपके जिम्मे रहेगा, जी। ताकि हम क्लैरिटी के अनुसार आगे का भी प्लानिंग कर सकते हैं 21 के बाद क्या करना है। हाँ, कोई सजेशन किसी के द्वारा कि क्या एजेंडा आपके अनुसार होना चाहिए। देखिए इसमें कई सारे पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि कोई एक प्रपोजल लेके आ रहा है तो उसका वो इनिशियल ड्राफ्ट 2-3 पेज का वाइट पेपर वो शेयर करे। अगर वो किसी एक विशेष विषय पर या विशेष प्रपोजल पर या रोड मैप पर अभिषेक, बात करना चाहता है। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है क्या? जी जी, हो रही है।
हाँ, क्योंकि ये सबको जो लोग आ रहे हैं उनके पास, सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेजनी है कि वी हैव डिसाइडेड लाइक दिस। जी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गो। तो सभी से उनका वाइट पेपर लेना होगा। कोई एट अ पॉइंट अपना पॉइंट रखता है कि ये है, तो नहीं। वाइट पेपर का मतलब होता है 2 पेज 3 पेज में अपना जो भी आपका वो है उसका पूरा एक ब्यौरा देना। तो वो वाइट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी मीटिंग से 15 दिन पहले तक उपलब्ध करा देना है कि हाँ ये हमारा है, इस पर हम लोग वहाँ पे बात करना चाहेंगे। उसके लिए अलग से समय अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरा जो है वो ये है कि होता ये है कि जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि बहुत सारे लोग इतना समय ले लेते हैं जिसे चोरी की श्रेणी में आता है, समय की चोरी। कि वो पूरे 30 पार्टिसिपेंट थे और 3 लोगों ने ही पूरा 80% टाइम खा लिया। तो वो नहीं होना चाहिए। अपने सीमित समय में ही अपनी बात रखनी है, और अगर उसके बीच में टोका टाकी है तो वो गलत बात है, उसको रोकना पड़ेगा। मॉडरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मॉडरेशन का क्या है कि मॉडरेटर को वहां पर जज बन के बैठना चाहिए, लोगों की फेस वैल्यू पर नहीं काम करना चाहिए। टफ होना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। वहां पर फेस वैल्यू और थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि किससे मेरे क्या संबंध हैं। जो रूल है उस पे ही काम करें। और चौथी चीज है कि हमें वहां पर अगर हम 3 दिन हैं तो अल्टीमेट गोल क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, वो भी पॉइंट आउट कर लें, ताकि हमें अपना एजेंडा पता रहे और गोल भी पता रहे। अलग अलग गोल पोस्ट नहीं होने चाहिए, किस लिए हम वहां बैठ रहे हैं जाके। ये कुछ मेरे सबमिशन थे। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभिषेक जी ने क्लियरली कहा कि जो भी कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने कुछ उद्गार वहां रखना चाहते हैं, वो पहले एक व्हाइट पेपर ग्रुप में डालें और कम से कम 15 दिन आगे, ताकि सब लोग उसके बारे में अवेयर हो जाएं। और इसका डिसीजन कि कब को किसको कौन सा समय दिया जाएगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा। तो वर्धा की पूरी मीटिंग का ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हम में से एक व्यक्ति, मैं प्रपोज करता हूं कि अभिषेक इसको कोऑर्डिनेट करें, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्धा मीटिंग टू बी सक्सेसफुल। एनीबडी कैन सेकंड और एनीबडी कैन से कि आई डोंट एग्री, अनदर प्रपोजल। श्री भाई आप कोऑर्डिनेट करें। आप क्यों नहीं खुद का नाम ठीक समझ रहे इस चीज के लिए। मैं काफी मेच्योरिटी है, आपका बहुत अनुभव है, अनुभव अभिषेक का भी है, पर मेरे ख्याल से आप इसको ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। There will be no difference. There will be no difference. Abhishek will be together with Shri. ना आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये अभी प्रस्ताव है। आप अपने क्यों काट रहे हैं? आप तो उसके जब एक हो गए उसको खुद ही। Thank you. Sorry. Thank you. Go ahead. और लोग कहें। जी जी। हाँ जी, बहुत बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा विचार है कि चूंकि ये सब वॉलंटियर्स है, दमदार है, दिल में बहुत बड़ा दर्द लिए बैठे हैं, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर तो 2-3 हो, 2-3 जैसे भाई साहब जो भाई बोले, बहुत अच्छा लगा। मगर सबसे बड़ा काम होगा लिखने का, क्योंकि इतने बड़े प्रयोग हुए हैं, कई फेल हुए। तो लिखने वाला ज्यादा वॉलंटियर कमिटेड हो, और बाकी बहुत अच्छा निकलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। ओके, मैं स्टेप वाइज जाना चाहता था। कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी जो सब कुछ लिखे और ऑर्गेनाइज करे कि हाँ सब लोग हाजिर हैं, सब कुछ है, व्यवस्था करना, सेक्रेटरी। और मॉडरेटर कई लोग हो सकते हैं, रोज चेंज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कोऑर्डिनेटर एंड कपल ऑफ अस कैन सिट डाउन एंड डिसाइड कि मॉडरेटर कैसे इफिशिएंटली फंक्शन करे, सेक्रेटरी कैसे इफिशिएंट फंक्शन करे। मतलब सबका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियरली हम लोग वहां बैठ के डिसाइड कर लेंगे बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। 16th को ही ये सब डिसीजन हो जाएगा। कंफर्म कि कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होगा, सेक्रेटरी का क्या रोल होगा, कैसे वो फंक्शन करेगा, कौन उसको असिस्ट करेगा, एंड मॉडरेटर। जो लोग भी मॉडरेटर के रूप में ट्रेंड होना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे, और हर रोज के लिए एक मॉडरेटर या हर आधे दिन के लिए एक मॉडरेटर हो सकता है, सो दैट वी कैन सी दैट वी ऑल आर कॉम्पिटेंट फॉर ईच अदर, एक ही व्यक्ति के जिम्मे नहीं रहे। एनी अदर सजेशन? देखिए, जो लिखित में
जो लिखित मेरा में ना सजेशन है दें, व्हाइट पेपर जो अभिषेक भाई ने कहा है, कौन बोल रहे हैं? अच्छा पहले आप बोल लीजिए, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं संजीव बोल रहा हूँ जी। हाँ जी संजीव भाई, जी जी। मेरा उद्देश्य है, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में आने से पहले इंटेंशन पहले क्लियर कर दिया जाए। अभी तक मुझे यही क्लियर नहीं हुआ कि इस मीटिंग का उद्देश्य और प्रपोज्ड या डिजायर्ड आउटकम क्या है, वो मुझे नहीं अभी तक क्लियर हुआ। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, उसके बाद कौन कौन आ रहा है, ठीक है, और उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करने वाला है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए अभिषेक का सुझाव बिल्कुल 100% क्लियर है कि वो सब अपना व्हाइट पेपर दें, ताकि सभी को क्लियर हो कि कौन क्या बोलने वाला है और हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट या शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हो जा चाहिए कि इंटेंशन क्या है मीटिंग की और उसका डिजायर्ड आउटकम क्या है। इसको पहले क्लियर कर दे, फिर स्ट्रक्चर की बात हो। बहुत जी अच्छा। जी। इसी तरह से बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। अभिषेक जी ने कुछ सजेशन दिया, कमला भाई ने कुछ सजेशन दिया, श्री जी ने सजेशन दिया, शर्मा जी ने कुछ सजेशन दिया। इसी तरह से जब के मन में जो भी सजेशन है उसको लिख लिया जाए, तो कौन सा पॉइंट अभी डिस्कस करके फाइनलाइज किया जाएगा वो हम डिसाइड कर लेंगे अभी। किसी और का सजेशन कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, छोटे में एक हाँ मिनट, आधा मिनट। जी, नंबर एक तो दोबारा बैठना पड़ेगा इन सब बात को फाइनल करने के लिए। नंबर दो ये है, जो व्हाइट पेपर है वो 15 दिन पूर्व अवश्य आ जाए, और ना आए तो बिल्कुल आप मत आइए प्रोग्राम में, अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा दीजिए। ये मेरा राय। अभिषेक जी को उसमें हम पूरा इस बात की इनके से राजी हैं, समर्थन करते हैं। और बाकी साथी लोग, और जो मिशन है, वो मिशन तो ये है जो कि हमने और सत्य प्रकाश जी ने जो कि इस बात को इनिशिएट किया कि नव भारत का निर्माण कैसे हुई, तो खैर बहुत बड़ा मिशन विजन हो गया। लेकिन उसको तोड़ के अभी ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, माई बाप जो कह रहे हैं हमारे कमलानंद भाई साहब, इसको कैसे हम विलेज डेवलपमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट में लाएं, और उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हो, तो ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी हर मैं एक पक्ष है। थोड़ा सा इसमें बात रखता हूँ। देखिए, अगर हम भारत का डेवलपमेंट करें, भारत का पुनर्निर्माण करें, या फिर कुछ भी बोलें, लेकिन अगर उसको डेमोग्राफिक में हम ब्रेक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ब्लॉक आते हैं, विलेज आते हैं, और वार्ड्स आते हैं, अर्बन वार्ड्स, म्यूनिसिपलिटी वार्ड। तो इन्हीं तीनों डेमोग्राफी में सब लोग रहते हैं, और सब लोग काम करते हैं, और सारे पीड़ित रहते हैं, और सारे विद्वान रहते हैं। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है, समग्र विकास, ब्लॉक, विलेज एंड वार्ड डेवलपमेंट द्वारा। और इसके लिए जो इंटेंशन है और जो आउटकम है, तो आउटकम ये चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर 30, 35, 40 लोग बैठेंगे, वो आखिरी में मिल करके इस प्रोग्राम को एक होलिस्टिक मैनर में सामूहिक रूप से जमीन पर उतारने के लिए सहमति के साथ और उसकी एक कार्य योजना के साथ उठें। जी, साथी अरुण कुमार जी हैं झारखंड से, जिन्होंने इंसिस्ट किया कि जब तक एजेंडा क्लियर नहीं होगा मैं टिकट नहीं करूंगा। अरुण कुमार जी, आप अभी तक की कार्रवाई से रिटर्न में हो, व्हाइट पेपर 2-3 पन्ने कम से कम जमा करें और इत्यादि, मिशन क्लियर हो। क्या आप सहमत हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं, श्री अरुण कुमार जी? जी 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 हाँ, नमस्कार सभी को। देखिए, बहुत अच्छी बात अभी सर बता रहे थे कि कोई काम के करने के पहले ये हमारा डेस्टिनेशन तो डिफाइन हो कि मुझे क्या करना है, क्या करना है पहले। उसके बाद उसके बाद एजेंडा सब्जेक्ट मैटर, कि उस गोल को प्राप्ति के लिए हमारा ये सब्जेक्ट मैटर है। तो ये दो बिंदु डिफाइन हो सभी के, मैं सबों के राय के साथ हमारी सहमति है, और मैं इतना ही कहना चाहता जी बहुत बढ़िया। जैसे श्री भाई ने कहा, और साथी कृपया अपने विचार व्यक्त करें। और श्री भाई के पास 20 मिनट है। थैंक यू। अगर कोई विचार नहीं कर रहा है, तो शर्मा जी का पॉइंट आया था कि व्हाट इज द इंटेंशन, और एक तरह से अभिषेक जी ने क्लियर कर दिया कि सब कुछ, पूरी सृष्टि, विश्व, भारत, सब दिमाग में रखते हुए, सारी समस्याएं दिमाग में रखते हुए, मुझे ग्राउंड पे क्या करना है एट माई लेवल, चाहे उसको नेबरहुड कहूं, ग्राम सभा कहूं, एक्सपेंडेड टू ब्लॉक डेवलपमेंट, ऑल राउंड होलिस्टिक ब्लॉक डेवलपमेंट, लीडिंग टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल एंड फर्दर। बट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन कि मेरा कर्तव्य क्या होगा, मैं अपने को उसके लायक कैसे बनाऊंगा, अपने मोहल्ले को कैसे बनाऊंगा, अपने ग्राम सभा को कैसे बनाऊंगा, वहां से एक्सपेंशन होगा। इज इट ओके दैट वी गोइंग टू डिसाइड अबाउट इट?
और श्री भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो खैर यात्रा में रहेंगे, पर फिर भी जब भी संभव हो, और इसको 16 तारीख तक के लिए, जैसे आपने कहा ना, वो कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी, मॉडरेटर, ये ना छोड़ा जाए, क्योंकि चर्चा बहुत सुंदर चली है। अभिषेक जी ने स्पष्ट पॉइंट रखे हैं और सभी साथियों ने करना। तो इसको जब भी आपकी उपलब्धता हो, कि आपका कहीं ना कहीं एक मुख्य रोल तो है ही, औपचारिक कोऑर्डिनेटर बोल लो, सेक्रेटरी बोल लो, तो उसमें 2-4 बार हमें बैठ के इन चीज़ों को स्पष्ट करके, तब बहुत स्पेसिफिक 4 दिन को ऐसे यूज करें जैसे कि 40 दिन हम यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, इस पूरे के पूरे एजेंडा में ग्लोबल ग्लोबल विजन क्या है, लोकल अंडरस्टैंडिंग और एक्शन प्लान क्या है, ये हमारा मोटा मोटा एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान विश्व की स्थितियों को देखते हुए। और मेरा एक शब्द था कि ब्लॉक शब्द बार बार आ रहा है। ब्लॉक एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है। जब हम, और ये जो ब्लॉक का जो शब्द है, ये 99% हमारी पॉपुलेशन को ये ब्लॉक शब्द समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक यूनिट है। तो हमें थोड़ा इसको कल्चराइज करना पड़ेगा, चाहे परिवार की बात हो, चाहे मोहल्ले की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे गांव की बात हो, ठीक है। तो उस तरीके से उसको रिफ्रेश किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि हमें ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एक रिवर्स पैराडाइम की तरफ बढ़ना है, ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति की भागीदारी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय में, उत्पादन में, पर्यावरण में क्या, और हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी जल, जंगल, जमीन और जानवर को रक्षित, पोषित और संवर्धित करने में क्या। ये मोटी मोटी एक्शन एजेंडा इसमें से निकल के आना चाहिए, और उसको व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, सोसाइटी, समाज के रूप में, गांव के रूप में, फिर ब्लॉक के रूप में, ब्लॉक से ऊपर राज्य और देश और दुनिया के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसका जो निर्णय है और उसकी जो जवाबदारी है वो किसकी होगी, वो सरकार की होगी, वो ब्लॉक की होगी, वो पॉलिटिशियंस की होगी, या वो जो जवाबदारी है वो गांव के अंतिम व्यक्ति की हो, राइट। और उसमें हम, उसके लिए सहयोगी व्यवस्थाएं क्या हो, राइट। और उसके लिए जो नीति परिप्रेक्ष्य है, ब्रॉड जो ब्रॉड लाइन जो है, उसकी समझ को स्पष्ट करने के लिए वो क्या हो। तो इन सब विषयों को लेके कोई शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय में, जिस जिस एरिया में अनुभव है, वो अपना व्हाइट पेपर इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मेरी मोटी मोटी समझ है, इसमें सब लोग अपना एडिशनल सेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सर एक, हाँ ये शर्मा जी, अरुण जी, एक मिनट। जैसा शर्मा जी ने, प्रोफेसर शर्मा ने बोला कि शायद आज ये कंक्लूडिंग मीटिंग ना हो, क्योंकि हम 12 बजे तो क्लोज करेंगे ही, 1-2 और मीटिंग होगी। तो आई गिव ए प्रपोजल सब्जेक्ट टू एवरीबॉडीज अप्रूवल, संजीव शर्मा जी एक ब्रॉडर विजन, जैसे बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं समग्र विकास, अगर उनसे पूछूं कि समग्र विकास की रूपरेखा बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से संजीव जी ने काफी काम किया है, तो आप एक प्रपोजल बनाएं, व्हाट शुड बी आवर ब्रॉडर विजन ऑफ इंक्लूसिव नेचर, जिसमें सारा यूनिवर्स आ जाता है, और वहां से हम शॉर्ट मिशन गोल करते करते इस समय मेरा रोल क्या हो, इंडिविजुअल, मैं कौन हूं, मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूं और क्या करना चाहिए, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जिसका जो पोटेंशियल है उसी के अनुसार वो काम दिया जाए या वो ले, तो जस्टिस कर पाएगा, अदरवाइज कुछ और ही होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से बात रखी है श्री भाई। मतलब आप ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर अभिषेक जी को बना दें, पर आप कहीं भाग नहीं रहे हो। आपको तो रहना ही है मीटिंग संभलवाने के लिए, और आपका जितना इन सब क्षेत्रों में ट्रेनिंग का ज्ञान है वो सबको प्राप्त होना चाहिए। धन्यवाद। सत्यप्रकाश भारत जी प्रथम प्रस्तावक हैं कि मीटिंग की जाए। भाई बैठो तो सही, 3 महीने में एक बार, आप चुप क्यों हैं? कहिए कुछ बात। मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से, मन में और लड्डू फूट रहे हैं कि लोग इतनी अच्छी बात कर रहे हैं ना। मैं सोच ही रहा हूँ कि चीजें आने दो सामने। हाँ जी। तो कुछ चीजें बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, उसको भी देख रहा हूँ, और कुछ चीजें कहीं कहीं इधर उधर रिपीट हो रही है, जो भी है, जो दुनिया में कर चुके हैं वो हो रही है। समझ रहा हूँ चीजों को, मैं समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हर जी साथी की जी समझ को समझना ही तो आगे परिणाम देगा ना। क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई सारे प्रयास मानव जाति कर रही है, और जब तक युवा होता है कि युवा अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छा करना भी चाहता है, जब वो पड़ोस की भावना भी होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सिस्टम में फिट होता है, वो जो चाहता है वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? इन कारणों को कहीं ना कहीं खोजना चाहिए ना हमें। उसके कारण क्या जी है उसके पीछे? वे चाहते हम कुछ है, कर हम कुछ रहे, हो कुछ रहा। इसके पीछे निश्चित कुछ कारण है जो मेरी समझ है। उन कारणों को अगर हमने पकड़ लिया तो उन चीज से बच जाएंगे हम, और जो हम चाहते हैं फिर उसको कर भी पाएंगे, है ना। तो इसलिए चीजें सामने आ रही है, मैं उसको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और वहां पर हमारी परवीना बहन, कुछ लोग जानते हैं, उनका भी देश और दुनिया के बारे में बहुत गहरा अध्ययन है, बहुत गहरा अध्ययन है। भारतीय संस्कृति को भी समझती है और पश्चिम को भी समझती है अच्छी तरह, है ना। तो वो भी एक अच्छी भूमिका निभाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है ना। तो जी जी, तो उनको भी हम लोग अगली जूम मीटिंग में पूर्णिमा दीदी को भी हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद, आपने ये बात कहा तो था आपने उनका पार्टिसिपेशन, पर मैं उन्हें हाँ, लिंक नहीं भेज पाया, मैं नहीं, बहुत करवाता हूँ। जबरदस्त अनुभव है। उम्र जरूर 88-90 साल की होने वाली है, पर अभी भी बिल्कुल अध्ययन करती है, दुनिया से वाकिफ है, क्या चल रहा है दुनिया में हर चीज का, और खूब पढ़ती है, और 7-8 भाषा आती है देश की अच्छी तरह। अब ये अलग बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कई बार ज्ञानी बहुत हो जाए हम, पर जमीन पे नहीं उतार पाते उस ज्ञान को, या उसमें से व्यवस्था नहीं निकाल पाते, है ना। वो अलग बात है एकदम। पर समझ में तो बहुत गहराई है उनकी, हम कई बार महसूस करते हैं। इसलिए हम उनसे जुड़े भी थे 85 में, और कुछ करने का प्रयास भी किया था, पर ठीक है। तो चलने दो, चीजों को ठीक चल रही है। ठीक है संजय भाई, धन्यवाद। हाँ हाँ नहीं, नहीं ठीक है ठीक है दादा। दादा। जी जी, देखिए असल में क्या है कि लोग व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, मुझे नोटिफिकेशन नहीं पड़ता मुझे। सॉरी अभी तक जो सॉरी। प्रपोजल आए उसको थोड़ा समराइज कर रहा हूँ, ताकि कोई और भी व्यू देना चाहे तो दे सकता है। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि संजीव कुमार शर्मा जी एक ब्रॉडर विजन बनाएंगे और उसको तोड़ेंगे, मिशन, गोल, और वहां तक लाएंगे कि मेरा रोल कहाँ है और मैं कौन हूँ, मेरी कितनी पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू एवेल्युएशन बाय द होल टीम। जो हम लोग बैठेंगे, देखेंगे कि फला व्यक्ति ये करना चाहता है, उसका असर क्या होगा, उसका कॉम्पिटेंस क्या है। तो अपनी टीम को पूरा, जब वहां हम बैठे तो इतना वेल ऑर्गेनाइज होके वहां से निकले कि संपूर्ण विश्व को या संपूर्ण देश को, स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज और ब्लॉक, जो हम सुंदर बनाना चाहते हैं उसकी रूपरेखा हमारे पास क्लियर हो, कौन कौन क्या कहाँ करने जा रहा है क्लियर हो, और अलग अलग कमिटी हर चीज के लिए बनी हो। ये हमारा थिंक टैंक है, ये हमारा कार्यान्वयन का, ये हमारा सलाहकार समिति है। जो भी जरूरत है उसके अनुसार हमारी छोटी छोटी सब कमिटी बन जाए। सलाहकार समिति ग्राउंड पे काम करने लगेगा तो फेल कर जाएगा, ग्राउंड पे काम करने वाला सलाहकार समिति करने लगेगा तो फेल हो जाएगा। अपनी अपनी सिचुएशंस को, कि मैं क्या हूँ, किस स्थिति में हूँ और क्या कर सकता हूँ, ये मीटिंग के दौरान बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि हम वहां से निकलें एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन टू टेक अप द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। जी, तो संजीव जी के लिए एक आपने जिम्मेवारी सौंपी है या सुझाव दिया है। संजीव शर्मा जी, आपको स्वीकार्य है? आप बढ़ना चाहेंगे उस जिम्मेवारी पर? एक्चुअली क्या है कि क्योंकि मैं 2 ही दिन से जुड़ा हूँ, तो मैं अभी 4-5 कामों में मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। 3-4 किताबों के ऊपर एक साथ काम कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। तो वर्धा मुझे लगता प्रोग्राम में है तो कि मैं, आप पहले से जुड़े हैं, सत्य प्रकाश जी वाले कार्यक्रम में पहले से जुड़े हैं। स्वाभिमान हाँ, भारत जो आपका स्वाभिमान का चल रहा नहीं है नहीं कार्य। नहीं नहीं, मैं उससे सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभिषेक या दूसरे लोग इसको टोटल एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, मैं उसमें अपने इनपुट जरूर दूंगा डिटेल में। ऐसा है कि अब के बाद से ना अभिषेक अलग है, न सत्यप्रकाश अलग है, न डॉक्टर शर्मा अलग हैं, न प्रोफेसर शर्मा अलग हैं, न श्री अलग हैं। सब लोग, हम लोग कई बार मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। एक व्यक्ति ये काम करेगा, सब लोग मदद करेंगे।
इट विल नॉट टेक मोर देन फ्यू मिनट्स फॉर यू। उसी तरह से कोऑर्डिनेट अगर ओवरऑल कोऑर्डिनेटर मैंने प्रपोज किया था कि अभिषेक रहेंगे, तो हम सब लोग मदद करेंगे। हर रोज जो मॉडिटेटर होगा उसको भी सब लोग मदद करेंगे। वहां से आगे हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे, वो भी सब लोग मदद करेंगे। ये नहीं कि हम बैठ के ताली बजाएंगे, नहीं। वी विल लर्न हाउ टू कंडक्ट एवरीथिंग एंड हाउ टू इंश्योर ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ठीक है संजीव भाई, जो भारत स्वराज मंच है उसमें तो आप बहुत समय से ही उसी की अगली कड़ियां हैं, तो कृपया इसको कीजिए। आप तो 2 घंटे में बहुत कुछ लिख देंगे, कीजिए कृपया। है ठीक है जी, धन्यवाद। मान ले रहे हैं कि आप कर लेंगे। और वर्धा मीटिंग के लिए आपकी हाँ 10-15 दिन पहले आ गई थी, उसके लिए भी धन्यवाद। और साथ ही मीटिंग समाप्ति का समय होने वाला है, 7 मिनट मेरे पास बचे हैं। श्री भाई ने कभी प्रेम से कभी थोड़ा कड़क होके कह दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। कोई साथी कहना चाहते हैं कुछ कि क्या? बीच में मैं थोड़ा फोन अटेंड करने लगा था, क्या अरुण कुमार जी कुछ कह रहे थे या अभिषेक जी कुछ कह रहे थे? कहेंगे तो, कहना चाह रहे हैं तो कहिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, शायद नहीं कहना चाह रहे हैं तो इसके पास जाएं। ठीक है श्री भाई, फिर अगले स्टेप्स क्या क्या हैं हमारे? कितने दिन बाद आप यात्रा पे हैं, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि अगली बार कब बैठ सकते हैं। थोड़ा इशारा कर देते तो मैं आपको ये नंबर जो मेरे पास रहेगा मैं दे दूंगा अभी। जी भाई साहब, जी और भाई आप साहब। जब चाहेंगे मैं उचित समय क्रिएट कर दूंगा। अरे वाह, क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। ये तो इतना सुंदर बात आपने कह दिया। ठीक है ठीक है, तो मैं बाकी साथियों से टटोल के बात को जो आपने लिखा है उसको अभिषेक जी ने कहा है कि उसको नोट्स बना लेंगे। अभिषेक जी हो सकेगा तो उसको शेयर कर देंगे। आज शाम तक कर देंगे तो बहुत सुंदर। थोड़ा और समय लेंगे तो आपकी इच्छा पर जल्दी से कर दें। और जो संजीव भाई के लिए सुझाव दिया है वो आप कर दें। मेरे ख्याल से 22-24 घंटे में हम लोग करके, छोटा छोटा ही, आप आधा आधा पन्ना का भी लिख देंगे तो कृपा होगी, ज्यादा हमें लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। और जो बिंदु आए हैं मेरी समझ में, मैं भी उनको लिख के, जो एक ग्रुप है, यानी कि उस ग्रुप का नाम ही है 16 जुलाई 5 बजे से लेके 20 जुलाई 6 बजे तक। ये ग्रुप का नाम ही ऐसे रखा है जिससे कि टाइम लाइन क्लियर हो कि उससे पहले कृपया पहुंच जाएं, उसको कर लें। तो उस ग्रुप में कृपया डाल दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने धैर्य के साथ जुड़े रहे और सबकी एक दूसरे की बात समझने का प्रयास किया है। कुछ साथी मैसेज कर रहे हैं, तो यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। 3-4 मिनट हैं हमारे पास में। मैसेज पे चर्चा अब शायद ना हो पाए, पर कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए। धन्यवाद। ठीक है, नितिन किशोर जी आप आ रहे हैं क्या वार्ता? मुझे नहीं पता है, आप यदि आ रहे हैं तो हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आएंगे क्या वार्ता, ऐसा लग रहा है? अब आपकी बात। एक्चुअली मेरी बैठक है 26 को, कोई तो बात कोई बात दिल्ली में। नहीं, आप तो नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लान बनाइए, आ सकते हैं तो लेकिन स्वागत है। मेरा ये सुझाव है कि जो शहर है, देखिए शहर तो ग्लोबल इकोनॉमी से चलेंगे, अच्छा तो एक मिनट उसमें एक मिनट एक मिनट एक हम मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। अभी वो जनरल सुझाव का समय नहीं है, मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाए उस पे बात कर रहे हैं। वो दे सकना चाहे तो दीजिए। धन्यवाद। अच्छा अच्छा, बस मेरा यही था, जी जो सुझाव था मैंने लिख के दे दिए हैं, बस इतना जी ही थैंक मेरा यू। है। ठीक, जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। शाम की मीटिंग में आप ये जो जनरल ओवरऑल विचार के विकास के सुझाव हैं वो अवश्य दें। बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है, भूपति जी ने एक सुझाव डाला था रिटर्न में, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या भूपति आर्य साहब? जी जी सर। नहीं सर नहीं, कुछ प्रणाम। नहीं। प्रणाम जी। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो आप तो वार्धा आ रहे हैं ना, पक्की बात है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल 16 की शाम तक पहले पहुंचने का व्यवस्था कीजिए। दो साथियों को सूचित कीजिए, अपना प्रोग्राम भी इसमें ग्रुप में डाल सकते हैं, बाकी अन्य चीज कुछ न डालें, सिर्फ वार्धा संबंधित बातें डालें। तो ठीक श्री है। भाई बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब कहा था कि भाई सब मीटिंग सही समय में शुरू करो, सही समय में खत्म करो। तो ये 3 मिनट पहले खत्म हो रही है। श्री भाई फाइनल कंक्लूजन आपसे ही सुनना चाहेंगे। निवेदन है कि दोनों रिकॉर्डिंग दोनों सेपरेट ग्रुप में डाल दिया जाए, आज की दोनों मीटिंग का। और साथियों को रिक्वेस्ट किया जाए कि सब लोग सुन लें कि क्या हुआ, ताकि अगले मीटिंग में वो ठीक से पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू। जी जी, ये रिकॉर्डिंग जो अभी 10 बजे से लेके अभी 11:51 तक हुई है, ग्रुप्स में, सत्य भारत ग्रुप और ये वाला वर्धा वाले ग्रुप में। ठीक है ये ठीक है रिकॉर्डिंग सर। कल तक डाल दी जाएगी, अंतरंगी डाल देंगे। ठीक है।
ओके जी, बहुत धन्यवाद। और आप नोट्स कब तक डाल सकते हैं जो आज ये लास्ट 40 मिनट की बैठक हुई है? अभी मैं 10-15 मिनट में डाल दूं। अरे सो स्वीट। नहीं अपना तब मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ कि तबीयत खराब है, तो उसका ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। 11:52 पे हम कर रहे हैं, तो श्री भाई ने कहा टारगेट रखेंगे तो सही समय में काम हो ही जाएंगे। मैनी मैनी थैंक्स, आपने ज्वाइन किया, आभार, प्रणाम। रात्रि 8:10 पे दूसरे विषय पे, यानी कि डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का विषय रहेगा। आज का कोऑर्डिनेशन हमारे अंतरंग जी करेंगे, चूंकि अभिषेक जी और मैं स्वयं यात्रा पे हूँ, दोनों ट्रेन में रहेंगे दूसरे दूसरे, तो अंतरंग और जी आज के शाम को मैं नेतृत्व। भी नहीं हूँ, मैं भी यात्रा में रहूंगा। ठीक है, सबकी यात्राएं शुभ हो। पर जो मुझे हमारी अभिषेक जी को क्या हो कि वो दवाई ले ले भाई, एक्कोनाइट। ये भी रिकॉर्डिंग में आ गया है। ठीक हाँ, है, एक्कोनाइट 30 ले ले, एक बूंद बस, मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटे में ठीक, क्या दिक्कत है? चलिए एकोनाइट 30 ले लें आप, और एक बूंद जीवन की। बहुत बढ़िया, हाँ, थैंक यू। और ठीक होके आइए 8:10 पे। आज डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का भाग 2 विषय रहेगा, और कोऑर्डिनेट करेंगे आचार्य अंतरंग आनंद जी। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू एट 8 टाइम। जुड़ेंगे तो हम, लेकिन आज दूसरे तरीके से। थैंक यू, प्रणाम, नमस्ते, टेक केयर, बेस्ट विशेष।